हेलो एवरीवन, क्या हाल है? कैसे हैं आप सभी का स्वागत है प्री बैच रिवीजन सीरीज फॉर मे 23। सर ये क्या है? सर आप कोई भी चैप्टर पढ़ते हो, राइट? उसके बाद आपको शायद वो समझ में आता है कि अच्छा ऐसा है। अगर उस चैप्टर के पहले आपको उस चैप्टर की ग्लिम्स पता हो, मूवी देखने के पहले मूवी का ट्रेलर पता हो, तो मूवी में इंटरेस्ट आता है। करेक्ट, फोकस रहते हो। वैसा ही फोकस डेवलप करना है अब डायरेक्ट टेक्स्ट में आपका। डायरेक्ट टेक्स्ट में रैंक की प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज करना है। डायरेक्ट टेक्स्ट का जो खौफ है वो खत्म करना है, और उसी खौफ को खत्म करने के लिए मैं लेकर आ गया हूं प्री बैच रिवीजन सीरीज, जहां पर जैसे जैसे आप मेरे साथ चैप्टर पढ़ोगे उसके पहले आप उसका रिवाइज करके आओगे, फिर उस चैप्टर को पढ़ोगे, ताकि आपको उस चैप्टर पर ग्रिप मजबूत हो जाएगी। मैं हमेशा एक बोलता हूं, मैं आपको चैप्टर टिप्स पर लेकर आऊंगा। कैसे लेके आऊंगा? देयर आर सम कहते हैं ना, देयर आर सम स्टेप्स विच वी हैव टू फॉलो, दैट्स इट। वो स्टेप्स का पार्ट है प्री बैच रिवीजन। और आप सभी को एक चीज और बता देता हूं, मे 24 के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, आ गया हूं बैच लेके। जल्दी अनाउंस कर दूंगा, अराउंड 20 या 21 जून को हम शुरू करने वाले हैं सीए फाइनल मे 24 का बैच। और सर इसकी खास बात क्या है? 150 आवर्स, 50 डेज में हम यहां पर इस बैच को कंप्लीट कर देंगे सर। और इसके साथ में आपके सारे क्वेश्चन एंड आंसर कवर कराऊंगा। मेरे जो कंपाइलर है वहां पर मोर देन 500 क्वेश्चन हैं, 500 क्वेश्चन आपको कवर करवाऊंगा। सर पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल है। तो अब तैयार हो जाओ, शुरू करते हैं हमारा प्री बैच रिवीजन का पहला पार्ट, दैट इज द फंडामेंटल, जिसे मैं बोलता हूं कि अगर आपके फंडामेंटल्स मजबूत है तो आपका जो इमारत है वो बहुत ही अच्छी होने वाली है। सो फंडामेंटल शुरू करते हैं, बेसिक कंसेप्ट्स। चलो, सबसे पहले यहां पर आता है क्वेश्चन कि सर इंडिया में टैक्सेस कौन कौन से होते हैं? इंडिया में दो प्रकार के टैक्सेस होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस जो डायरेक्टली चार्ज किया जाता है असेसी पर। आप जो भी इनकम अर्न कर रहे हो, जस्ट अ मिनट, आप जो भी इनकम अर्न कर रहे हो, यस, आप जो भी इनकम अर्न कर रहे हो उस पर जो सरकार को आप डायरेक्ट टैक्स जमा कराते हो, जो अपनी जेब से आप जो टैक्स दे रहे हो, दैट इज डायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? आप कोई खर्चा करते हो तो उस खर्चे पे, मान लो आपने कोई असेट्स खरीदी है, आपने कंप्यूटर खरीदा, ठीक है, या आपने फोन खरीदा। आप फोन खरीदते हो तो दुकानदार को आप क्या दे रहे हो? फोन का अमाउंट पे कर रहे हो प्लस एक टैक्स पे कर रहे हो, उसे बोला जाता है इनडायरेक्ट टैक्सेस, दैट इज जीएसटी। वो आप पे करते हो। अब वो दुकानदार उसको क्या करता है? दुकानदार आपसे टैक्स कलेक्ट करता है और आगे सरकार को जमा करता है। क्या दुकानदार अपनी जेब से ये पैसा दे रहा है? नहीं, उसने ये पैसा आपसे रिकवर किया है। सो इनडायरेक्टली यू आर पेइंग द टैक्सेस। आप सरकार को डायरेक्ट जमा नहीं करा रहे हो। इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या है कि आप सरकार को डायरेक्ट जमा नहीं करा रहे हो, आप इनडायरेक्टली सरकार को पे कर रहे हो, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्सेस। अगला क्वेश्चन आता है, सर ये पावर कहां से मिला सरकार को टैक्स इंपोज करने का? सर ये पावर कहां से मिला? अगर आप देखोगे, गवर्नमेंट को ये पावर मिला है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 265 में आप जाओगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि कोई भी गवर्नमेंट टैक्स इंपोज नहीं कर सकती अनटिल एंड अनलेस उसके पास उसने उस पर लॉ क्रिएट ना किया। कोई भी गवर्नमेंट टैक्स इंपोज नहीं कर सकती अनटिल एंड अनलेस उसके लिए कोई सेपरेट लॉ ना हो, इसलिए लॉ बनाना जरूरी है। आप देखते हो ना इनकम टैक्स एक्ट, तो दिस इज अ पार्ट ऑफ द इनकम टैक्स लॉ। तो इनकम टैक्स लॉ बनाना जरूरी है। सर कौन बना सकता है? सर हमारे यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है, या सर दोनों बना सकते हैं? आर्टिकल 246 बोलता है, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 246 बोलता है कि किस पर किसको राइट है, किस चीज पर लॉ बनाने का राइट किसको है। तो आर्टिकल 246 में हम जब जाएंगे तो वहां पर उन्होंने बोला है कि जाओ सर 7th शेड्यूल को रेफरेंस देख लो। 7th शेड्यूल में उन्होंने दिया हुआ है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट के अंदर आप जाओगे तो एंट्री नंबर 82, वहां पर लिखा हुआ है टैक्स ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। तो यहां से हमें पता पड़ता है कि जो इनकम टैक्स लॉ बनाने का पावर है वो किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, राइट। तो यहां से हमें पता पड़ता है कि इनकम टैक्स लॉ बनाने का जो पावर है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अदर देन एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर इनकम पर सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स इंपोज नहीं कर सकती है। एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स इंपोज करने का पावर है स्टेट गवर्नमेंट के पास, क्योंकि स्टेट लिस्ट के अंदर लिखा हुआ है एंट्री नंबर 46 के अंदर टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम। बट आज तक किसी भी स्टेट गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स इंपोज नहीं किया। तो यहां से हमें क्लियरिटी हो जाती है कि सर इनकम टैक्स लॉ किसने बनाया? सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है इनकम टैक्स लॉ बनाने का।
यस। अब सर अगला क्वेश्चन आता है, सर ये जो हम इनकम टैक्स एक्ट 1961 देखते हैं, सर दिस इज सफिशिएंट? अगर ये पढ़ लिया तो हो गया? नहीं, हमें इनकम टैक्स लॉ देखना है। आपको कभी भी एग्जाम में ये नहीं बोला जाता है कि नहीं डायरेक्ट टैक्स 1961 पढ़ के आओ, बोला जाता है डायरेक्ट टैक्स लॉ। सो डायरेक्ट टैक्स लॉ क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स लॉ, डायरेक्ट टैक्स लॉ अगर आप बोलोगे सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स एक्ट 1961 तो वो गलत हो जाएगा। आपको डायरेक्ट टैक्स लॉ के अंदर इनकम टैक्स एक्ट 1961 भी देखना पड़ेगा, इनकम टैक्स एक्ट 1962 सॉरी इनकम टैक्स रूल्स 1962, और उसके साथ में आपको सर्कुलर नोटिफिकेशंस भी देखने पड़ेंगे, जुडिशियल डिसीजंस और फाइनेंस एक्ट, ये आपको सभी देखना पड़ेगा। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में क्या होता है कि किस तरीके से आपकी टोटल इनकम कंप्यूट की जाएगी, उस टोटल इनकम पे किस तरीके से टैक्स लगाया जाएगा। अब जब आपने उस पर टैक्स लगा दिया तो उस टैक्स को डिपॉजिट किस तरीके से किया जाएगा। अगर आप सरकार को टैक्स जमा करा देते हो तो सरकार उसे कैलकुलेट किस तरीके से करेगा, कैलकुलेट करने के बाद अगर उसको लगता है कि आपने कुछ गड़बड़ करी है तो असेसमेंट किस तरीके से करेगा, और अगर गड़बड़ आइडेंटिफाइड होगी तो उस पर पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन के क्या प्रोविजन होंगे, वो सारा इनकम टैक्स एक्ट 1961 बताता है। इनकम टैक्स रूल्स 1962 क्या बताता है सर? हर चीज को इनकम टैक्स एक्ट में बताना मुश्किल है, तो उसीलिए कुछ कुछ चीजों को उन्होंने प्रिस्क्राइब कर दिया है, किस तरीके से मैनर का कंपटीशन का मैनर होगा, किस तरीके से क्या फॉर्म आपको फिल करना है, क्या फॉर्म आपको सबमिट करना है, उसके लिए इनकम टैक्स रूल्स है। ठीक है, तो जहां जहां भी आप देखोगे एक्ट में लिखा हुआ है एज प्रिस्क्राइब, एज प्रिस्क्राइब मतलब आप जाके देखो कि रूल्स में उसके बारे में डिटेल बताई हुई है। ठीक है, सर्कुलर और नोटिफिकेशंस क्या होते हैं? देखो, अगर हर साल इनकम टैक्स एक्ट में चेंजेस के लिए फाइनेंस एक्ट के रूट आउट चेंजेस किए जाते हैं, अमेंडमेंट्स किए जाते हैं, राइट। बट हो सकता है एक्ट की कुछ लैंग्वेज में कोई प्रोविजंस में एम्बिग्यूटी रही हो, डिपार्टमेंट के लोगों को समझ नहीं आ रहा हो, राइट। तो एक्ट के प्रोविजंस को या अमेंडमेंट्स को क्लियरिफिकेशंस देने के लिए डिपार्टमेंट सर्कुलर इशू करता है, ताकि डिपार्टमेंट के लोगों में जो एम्बिग्यूटी है वो एम्बिग्यूटी खत्म हो जाए। सो सर्कुलर इज क्लियरिफिकेशंस, राइट। और नोटिफिकेशंस क्या होता है? एक बार इनकम टैक्स एक्ट 1961 बन गया, अब होता क्या है, हर साल उसमें जो चेंजेस होते हैं वो थ्रू अमेंडमेंट्स होते हैं। अब अमेंडमेंट जो आता है हर साल 1 फरवरी को आता है। अब आपने मान लो कोई अमेंडमेंट कर दिया 1 फरवरी 2023, लेट्स अज्यूम 1 फरवरी 2023 में अमेंडमेंट्स आ गए। अब 1 फरवरी 2023 में अमेंडमेंट आया और लोगों को पता पड़ा या डिपार्टमेंट को पता पड़ा यार ये तो बहुत खतरनाक प्रोविजन है, ये तो गड़बड़ हो गई, गलत लेने में आ गया, क्या करें? या लोग मिसयूज कर रहे हैं, राइट, या तो डिपार्टमेंट के लिए नुकसान हो रहा है या लोगों के लिए नुकसान हो रहा है, व्हाटएवर, डिपार्टमेंट ने सोचा यार इसको चेंज करना पड़ेगा, क्या अगले साल का वेट करें? नहीं, थ्रू नोटिफिकेशन मिड ऑफ द ईयर वो अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो नोटिफिकेशन क्या होता है? अगर मिड ऑफ द ईयर यानी कोई भी प्रोविजंस में चेंजेस करना है, अमेंडमेंट लेके आना है मिड ऑफ द ईयर, तो यस थ्रू नोटिफिकेशन वो चेंजेस कर सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। फिर आता है जुडिशियल डिसीजन। देखो, लॉ के इंटरप्रिटेशन में जब एम्बिग्यूटीज आती है, जब आपका और डिपार्टमेंट का इंटरप्रिटेशन डिफरेंट हो जाता है, तो उस इंटरप्रिटेशन को जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसको मिटिगेट करने के लिए मामला कोर्ट में अगर जाता है, और कोर्ट में जब जाता है तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दे दिया है वो लॉ बन जाता है। अगर मान लो हाई कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, वो लॉ बन जाएगा अगर आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा रहे हो तो। और अगर आप हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में जाते हो और सुप्रीम कोर्ट ने फिर जो डिसीजन दे दिया दैट विल बी द लॉ, सिंपल, वो लॉ बन जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आगे और कोई नहीं जा सकता, बस सुप्रीम कोर्ट इज द लास्ट सुपीरियर अथॉरिटी हम बोल सकते हैं। ठीक है, और फिर आता है फाइनेंस एक्ट। फाइनेंस एक्ट में जैसे मैंने बता दिया था हर साल जो चेंजेस होते हैं थ्रू फाइनेंस एक्ट होते हैं, राइट। चलो, जो अमेंडमेंट्स आते हैं हर साल थ्रू फाइनेंस एक्ट आते हैं। अब हम शुरू करते हैं इनकम टैक्स लॉ। इनकम टैक्स लॉ के अंदर हमने देखा था इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स रूल्स, सर्कुलर नोटिफिकेशंस, जुडिशियल डिसीजंस और फाइनेंस एक्ट। अब आता है इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट जैसे हमने कोई भी एक्ट पढ़ा हो तो हम देखते हैं ना सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, तो यहाँ पर भी हम देखने वाले हैं सेक्शन। तो सबसे पहले सेक्शन 1 क्या बोलता है? सेक्शन 1 बोलता है टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। टाइटल मतलब इस एक्ट का नाम क्या है? इस एक्ट का नाम है इनकम टैक्स एक्ट 1961। इट्स एप्लीकेबल टू होल इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर एंड इट्स इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 1962। ठीक है, चलो फिर सेक्शन 2 के अंदर कुछ डेफिनेशन है। 2 में पर्सन की डेफिनेशन है, किस किस पर इनकम टैक्स इंपोज किया जा सकता है। तो पर्सन की डेफिनेशन में उन्होंने इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, ईओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन और लोकल अथॉरिटी को कवर किया है। पर्सन जिस पे टैक्स इंपोज हो सकता है, हुआ नहीं है, जिस पे इनकम टैक्स का प्रोविजन लग सकता है। तो ऑलमोस्ट इन्होंने यहाँ पर सबको कवर कर लिया है कि किस किस पे इनकम टैक्स का प्रोविजन लग सकता है। अगर इनकम टैक्स का प्रोविजन इन पर्सन किसी भी पर्सन पर लग जाता है तो वो क्या बन जाता है? असेसी। तो 2.9 की डेफिनेशन में, 2.7 की डेफिनेशन में, सॉरी 2.7 की डेफिनेशन में वो क्या बन जाता है? असेसी।
231 में पर्सन की डेफिनेशन है, उस पर इनकम टैक्स इंपोज हो सकता है। जैसे ही इनकम टैक्स इंपोज हो गया वो क्या बन जाएगा, असेसी। तो असेसी में क्या हो जाता है कि इन्होंने बोला है या तो आप पे इनकम टैक्स पे करने की लायबिलिटी हो, या इट इंक्लूड्स, या तो एनी अदर सम पेबल अंडर दिस एक्ट, आपको इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कोई लायबिलिटी पे करनी हो, या इट इंक्लूड्स आप पर असेसमेंट की प्रोसीडिंग चल रही हो। मतलब जैसे ही हो सकता है आप पे इनकम टैक्स पे करने की लायबिलिटी ना हो, बट जैसे ही आप अपना रिटर्न फाइल करोगे, डिपार्टमेंट क्या करेगा, उसकी चेकिंग करेगा, दैट इज प्रोसीडिंग, ठीक है ना। इवन आप पे टैक्स पे करने की लायबिलिटी नहीं है, मान लो मेरी इनकम है 2 लाख रुपए, फिर भी मैंने रिटर्न फाइल कर दिया, यस मैं कर सकता हूं। तो जैसे ही मैं रिटर्न फाइल करूंगा, डिपार्टमेंट उसे चेक करेगा, दैट इज असेसमेंट प्रोसीडिंग। तो इन्होंने क्या बोला है, पहला इनकम टैक्स एक्ट में उन्होंने सॉरी असेसी के लिए उन्होंने क्या बोला है, आप पे इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कोई टैक्स पे करने की लायबिलिटी हो, कोई भी अमाउंट पे करने की लायबिलिटी हो, या इट इंक्लूड्स असेसमेंट प्रोसीडिंग, आप पर असेसमेंट प्रोसीडिंग चल रही हो रिलेटेड टू योर रिटर्न, रिलेटेड टू योर असेसमेंट ऑफ इनकम, रिलेटेड टू डिटर्मिनेशन ऑफ लॉस, और रिलेटेड टू रिफंड, ठीक है ना। आपने अगर कोई रिफंड क्लेम किया है या आपका लॉस है और आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया, इवन दो यहाँ पर आप पे टैक्स पे करने की लायबिलिटी नहीं है, लेकिन आपने रिटर्न फाइल कर दिया, तो असेसमेंट चलेगी। जैसे ही आप रिटर्न फाइल करोगे, डिपार्टमेंट चेकिंग करेगा, दैट इज असेसमेंट प्रोसीडिंग, राइट। तो पहला इन्होंने क्या बोला है, या तो आप पे असेसमेंट प्रोसीडिंग चल रही हो, या यू आर द डीम्ड असेसी, आप किसी और के बिहाफ पे टैक्स पे करने के लिए लाइबल हो, या असेसी इन डिफॉल्ट, या इनकम टैक्स का प्रोविजन आप पर एप्लीकेबल हो रहा है और आपने उसका कॉन्ट्रा मेंशन कर दिया है। सो इस केस में आपको क्या बोला जाएगा, असेसी। पर्सन में हमने क्या देखा था, जिसपे इनकम टैक्स इंपोज हो सकता है, जिसमें इनकम टैक्स इंपोज हो गया, दैट इज असेसी। फिर आता है असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर क्या बोलता है, असेसमेंट ईयर मतलब 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। प्रीवियस ईयर के जस्ट बाद वाला जो ईयर होता है, दैट इज असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर की इनकम पे जिस ईयर में रिटर्न फाइल किया जाता है, दैट इज असेसमेंट, ठीक है। अब आता है प्रीवियस ईयर। चलो असेसमेंट है, असेसमेंट का मैं आपको एक सेपरेट चैप्टर है वहां बताऊंगा। असेसमेंट मतलब क्या, मैंने आपको बताया था, जैसे ही आप अपना रिटर्न फाइल करते हो, उस पर डिपार्टमेंट ऑटो चेकिंग प्रोसेस शुरू करता है। उनकी प्रोसेस है वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा रिटर्न फाइलिंग और असेसमेंट प्रोसीजर के अंदर, ठीक है। अब असेसमेंट्स जो होते हैं, मेजरली आपके क्या क्या असेसमेंट्स होते हैं, एक होता है सेल्फ असेसमेंट, जहां पर आप अपना इनकम कैलकुलेट करते हो, इनकम पे खुद से अपना टैक्स कैलकुलेट करते हो, दैट इज सेल्फ असेसमेंट टैक्स। फिर होता है समरी असेसमेंट, फिर होता है स्क्रूटनी असेसमेंट, बेस्ट जजमेंट और इनकम एस्केपिंग असेसमेंट। जो मेजरली जो असेसमेंट्स होते हैं जहां डिपार्टमेंट बहुत एग्रेसिव होता है, दैट इज 143(3) से बोला जाता है स्क्रूटनी असेसमेंट। एक होता है 144, ये होता है बेस्ट जजमेंट, और 147 ये होता है इनकम एस्केपिंग असेसमेंट। इसको अभी आप दिमाग में बिल्कुल मत लगाना, क्योंकि मैं आपको रिटर्न फाइलिंग और असेसमेंट में ये डिटेल में समझाने वाला हूँ। इंटर लेवल तक आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा होगा, सो डू नो नीड टू वरी। आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। असेसमेंट मतलब सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको समझाऊं कि भैया तुमको रिटर्न फाइल करना था 50 लाख रुपए का, तुमने भरा 30 लाख रुपए का, डिपार्टमेंट क्या करेगा, आपकी चेकिंग करेगा। अरे भैया गड़बड़ कर रहा है, तो वो क्या क्या कर सकता है, कैसे आपकी चेकिंग करेगा, कहाँ कहाँ पर वो असेसमेंट कर सकता है, तो वो है, एक तो होता है आपका स्क्रूटनी असेसमेंट होता है, एक बेस्ट जजमेंट होता है, और एक होता है इनकम एस्केपिंग असेसमेंट। हम देखेंगे डिटेल के अंदर। चलो अब आते हैं सेक्शन 3 प्रीवियस ईयर। सेक्शन 1 हमने देख लिया है टाइटल एक्सटेंट कमेंसमेंट, सेक्शन 2 हमने देख लिया है डेफिनेशंस, और सेक्शन 3 आता है प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर मतलब वो ईयर जिस ईयर में आप इनकम अर्न कर रहे हो, ठीक है ना। 1 तारीख से शुरू होता है, 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। लेकिन अगर आपका बिजनेस पहली बार सेटअप हो रहा है या कमेंस हो रहा है, तो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, अगर मिड ऑफ एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर अगर आपका बिजनेस शुरू हो रहा है या कमेंस हो रहा है, तो जिस दिन आपका बिजनेस शुरू हो रहा है उस दिन से 31 मार्च तक का प्रीवियस ईयर कहलाता है। ये चीज ध्यान रखना। जनरली आपका प्रीवियस ईयर क्या होता है, जैसे 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024, दिस इज योर प्रीवियस ईयर। बट मैंने तो बिजनेस ही आज शुरू किया है, लेट्स अज्यूम मैंने 15 जून को बिजनेस शुरू किया है, 15 जून 2023, तो मेरे लिए प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा, 15 जून 2023 टू 31 मार्च 2024। इसका रिलीवेंस आएगा जब मैं आपको ट्रस्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा, तब वहां पे इसका रिलीवेंस समझाऊंगा, इसका यूज समझाऊंगा, व्हाई ये आपको क्यों देखना है 15 जून से, ठीक है ना। इसका एक रिलीवेंस समझाऊंगा, इसलिए ध्यान रखना ये, ठीक है। चलो तो अभी मैंने आपको क्या बताया, जनरली आपका प्रीवियस ईयर शुरू होता है 1 अप्रैल से और एंड होता है 31 मार्च को। लेकिन अगर आपका बिजनेस मिड ऑफ द ईयर कमेंस हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, सेटअप हो रहा है, तो जिस दिन आपका बिजनेस कमेंस हो रहा है उस दिन से 31 मार्च तक का प्रीवियस ईयर कंसिडर किया जाता है, ठीक है। चलो जनरली प्रीवियस ईयर की इनकम पे आपको असेसमेंट ईयर में टैक्स देना होता है। जनरली जो भी आपने कमाया है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर वो आपका असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल होता है, दैट इज असेसमेंट ईयर आपका क्या हो जाएगा 24-25।
मतलब 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025। लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पर प्रीवियस ईयर की इनकम पे प्रीवियस ईयर में ही आपको टैक्स देना होता है। पहला, शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट। शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट, शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट में क्या होता है कि अगर मान लो कोई नॉन रेजिडेंट है जो इंडिया में शिपिंग बिजनेस कर रहा है, मान लो जैसे यूएस का कोई शिप है जो यहाँ से रवाना हो रहा है, बॉम्बे पोर्ट से रवाना हो रहा है, पैसेंजर्स लगेजेस वगैरह सब लेके रवाना हो रहा है, मान लो उसने 5 करोड़ का रेवेन्यू अर्न किया, वहां से जो रवाना हो रहा है उसने 5 करोड़ का अर्न रेवेन्यू। यहाँ डिपार्टमेंट ने बोल दिया इन केस ऑफ शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट का बिजनेस है ना, चलो भैया अभी पकड़ लो इसे, यूएस जाने के बाद किसको पकड़ेंगे, पॉसिबल नहीं है। तो इन्होंने बोल दिया कि अगर मान लो शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट है तो वो पोर्ट से उसे रवाना ही परमिशन ही तब दी जाएगी जब उसने उस प्रीवियस ईयर की जो भी इनकम है, मतलब जो उस पर्टिकुलर टाइम में जो इनकम अर्न कर रहा है उस पर टैक्स जमा करा दिया हो। मतलब प्रीवियस ईयर की इनकम पे प्रीवियस ईयर में ही टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। मान लो उसने 5 करोड़ का लगेज है, पैसेंजर्स हैं, 5 करोड़ की रेवेन्यू हो रही है। अब 5 करोड़ की रेवेन्यू पे वो मान लो यूएस चले जाता है, डिपार्टमेंट बोलता है नहीं असेसमेंट ईयर में टैक्स जमा कराएगा, अब वो बंदा आया ही नहीं तो फिर किसको पकड़ोगे। तो इसीलिए इन्होंने स्पेसिफिकली बोल दिया भैया आप रवाना हो रहे हो ना उसके पहले पहले टैक्स जमा करा दो, फिर रवाना होना, नहीं तो आपको रवाना होने की परमिशन नहीं दी जाएगी। क्यों, क्योंकि यहां पर उन्होंने एक्सेप्शन में लिख दिया है। प्रीवियस ईयर जनरली क्या बोलता है, सेक्शन 3 बोलता है प्रीवियस ईयर की इनकम पे असेसमेंट ईयर में टैक्स इंपोज किया जाता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन दे दिए हैं जहां पर प्रीवियस ईयर की इनकम पे प्रीवियस ईयर में ही टैक्स इंपोज किया जाता है। तो पहला शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट। दूसरा, एसएससी लिविंग इंडिया फॉर परमानेंट पर्पस। मान लो आपने क्या करा, बड़ा घपला करा है, घपला करा है तो आपको पता है इंडियन गवर्नमेंट आपको पकड़ लेगी, आपने कहा चलो चलो अपना बोरिया बिस्तर बांधो और रवाना करो, अपन तो रवाना परमानेंट यूके जाएंगे, वहां शिफ्ट हो जाएंगे विजय माल्या की जैसे, राइट। तो एसएससी लिविंग इंडिया फॉर परमानेंट पर्पस, डिपार्टमेंट को पता पड़ गया भाई साहब ये जुगाड़ कर रहा है, ये रवाना हो रहा है, आपको परमिशन नहीं दी जाएगी रवाना होने की। बोला जाएगा भैया प्रीवियस ईयर में जो भी कमाया है ना आज तक, रवाना हो जाओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट टैक्स जमा करा दो फिर रवाना हो जाओ। तो एसएससी लिविंग इंडिया फॉर परमानेंट पर्पस, प्रीवियस ईयर की इनकम पे प्रीवियस ईयर में ही टैक्स इंपोज कर लिया जाएगा। तीसरा, एओपी बीओआई फॉर्म फॉर शॉर्टेड ड्यूरेशन। मान लो आपको और हमको ऐसा लगा कि सर अभी 3 महीने का कोविड ड्यूरेशन बहुत ही तगड़ा आने वाला है, अपन उसकी तैयारी करते हैं, अपन कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं, अपन ने स्पेशल मास्क बनाते हैं और अपन सबने मिलकर एक बिजनेस शुरू किया फॉर ए टेम्परेरी 3 मंथ्स के, ठीक है ना, कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है, कुछ नहीं है, हमने तो मिले और प्रॉफिट शेयरिंग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, और इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बिजनेस शुरू किया। एओपी बीओआई फॉर्म फॉर शॉर्टेड ड्यूरेशन। तो यहां पर डिपार्टमेंट ने बोल दिया भाई साहब एक पंजाब से है, एक चंडीगढ़ से है, एक लुधियाना से है, एक गुजरात से है, एक राजस्थान से है, एक एमपी से, एक महाराष्ट्र से, मैं किसको पकड़ूंगा। तुमने एओपी बीओआई फॉर्म करी है फॉर शॉर्टेड ड्यूरेशन, तुम तो ऐसा करो प्रीवियस ईयर की इनकम पे प्रीवियस ईयर में टैक्स जमा करा दो, सिंपल। शॉर्टेड ड्यूरेशन, तो अगर तुम्हारा लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए बिजनेस चलता होता तब तो हमें समझ में आता है कि कोई बात नहीं अगले साल ले लेंगे कि तुम रेगुलर बिजनेस कर रहे हो, बट इफ यू आर बिजनेस फॉर द शॉर्टेड ड्यूरेशन, प्रीवियस ईयर की इनकम पे प्रीवियस ईयर में ही टैक्स जमा करा दो। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स, जैसे विजय माल्या अपनी सारी बोरिया बिस्तर बांध रहा है, सारी प्रॉपर्टी सेल कर रहा है और रवाना हो जाएगा। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स, यहाँ डिपार्टमेंट को अगर लगता है कि सर आप अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो और आप टैक्स अवॉइड करने की प्लानिंग कर रहे हो, तो वहां पर आपको प्रीवियस ईयर की इनकम पे प्रीवियस ईयर में ही टैक्स देना पड़ जाएगा, ठीक है। और एक आता है, इन 4 केसेस में तो कंपल्सरी है, इन 4 केसेस में तो कंपल्सरी है प्रीवियस ईयर की इनकम पे प्रीवियस ईयर में टैक्स, बट इन केस ऑफ डिसकंटिन्यूड बिजनेस इट्स ऑन डिस्क्रिप्शन ऑफ ईओ। अगर ईओ को लगता है कि मान लो जो पर्सन है ही इज द जेन्युइन पर्सन, वो अपना बिजनेस बंद कर रहा है बट कोई बात नहीं, ही इज जेन्युइन पर्सन, वो मेरे को अगले साल टैक्स दे देगा, तो आपको अलाउ किया जा सकता है कि प्रीवियस ईयर की इनकम पे असेसमेंट ईयर में टैक्स जमा करा दो। बट अगर डिपार्टमेंट को लगता है कि नहीं यार ये जेन्युइन आदमी नहीं है, भाई साहब तो बिजनेस बंद कर रहा है, इस साल का इसमें टैक्स जमा करा दे, बाद में तेरा भरोसा नहीं, ठीक है। सो इन केस ऑफ डिसकंटिन्यूड बिजनेस, सो अभी मैंने आपको क्या बताया, सेक्शन 3 में क्या होता है कि प्रीवियस ईयर को बताया गया है 1 अप्रैल से शुरू होता है 31 मार्च को खत्म होता है, लेकिन अगर आप बिजनेस पहली बार शुरू कर रहे हो तो जिस दिन आपने बिजनेस कमेंस किया है उस दिन से आपका प्रीवियस ईयर शुरू होता है 31 मार्च तक। जनरली प्रीवियस ईयर की इनकम पे असेसमेंट ईयर में टैक्स इंपोज किया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे केसेस है जहां पर प्रीवियस ईयर की इनकम पे प्रीवियस ईयर में ही टैक्स इंपोज कर दिया जाता है। ये याद कैसे रखोगे, पॉइंट याद रखना नहीं है तुम्हें, सलाद खाने का, बस क्या खाने का, सलाद। शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट, लिविंग इंडिया फॉर परमानेंट पर्पस, एओपी बीओआई फॉर्म फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स और डी डिसकंटिन्यूड बिजनेस। इन 4 केसेस में कंपल्सरी है, इन 4 केसेस में कंपल्सरी है, और डिसकंटिन्यूड के केस में इट्स ऑन डिस्क्रिप्शन ऑफ यू, ठीक है। चलो अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 4। अभी आता है सेक्शन 4। सेक्शन 4 में उन्होंने बोला है दिस इज चार्जिंग सेक्शन, किस तरीके से आपकी टोटल इनकम कैलकुलेट की जाएगी,
और उस टोटल इनकम पे किस तरीके से टैक्स कंप्यूट किया जाएगा। आप इनकम टैक्स के अंदर देखते हो, आपने पढ़ा होगा 5 हेड, सैलरी, हाउस, प्रॉपर्टी। सर इनका रिलीवेंस क्या है? हम पर्टिकुलर हेड में इनकम कैलकुलेट करते हैं, बट उनका रिलीवेंस क्या है? उनका रिलीवेंस है, दिस इज द पार्ट ऑफ द टोटल इनकम। सभी हेड की इनकम कैलकुलेट करने के बाद वो एक टोटल इनकम का पार्ट बनता है। तो किस तरीके से आपकी टोटल इनकम कैलकुलेट की जाती है और उस पर किस तरीके से टैक्स कंप्यूट किया जाता है, वो हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले अपने पांचों हेड की इनकम एक्यूमुलेट करोगे। सबसे पहले आप इनकम फ्रॉम सैलरीज निकालोगे एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 15 to 17, ठीक है ना, 15 से 17। फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन 22 से 27, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन 28 से 44 डीबी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन 45 to 55 है, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 56 to 59। इन 5 हेड की इनकम लेने के बाद आप उसमें 2 एडजस्टमेंट करोगे, क्लबिंग और सेट ऑफ। क्लबिंग सेक्शन 60 to 69 डी और सेट ऑफ सेक्शन 70 to 80। इन 2 एडजस्टमेंट करने के बाद जो इनकम आएगी दैट विल बी योर ग्रॉस टोटल इनकम, दैट विल बी योर ग्रॉस टोटल इनकम। अब इस ग्रॉस टोटल इनकम में से लेस करोगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C से 80, 80C से 80U, जिसे चैप्टर 6 की डिडक्शन भी बोला जाता है, ठीक है। 80C से 80U की डिडक्शन लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगी दैट विल बी योर टोटल इनकम, और उस टोटल इनकम पे टैक्स इंपोज किया जाएगा। हमेशा एक चीज ध्यान रखना, टोटल इनकम को नियरेस्ट 10 रुपीज में राउंड ऑफ करना। टोटल इनकम जब भी आ जाती है तो उसे नियरेस्ट 10 रुपीज में राउंड ऑफ करना। लेट्स अज्यूम आपकी जो टोटल इनकम आती है 12,10,111 रुपए, तो आप नियरेस्ट 10 रुपीज में राउंड ऑफ कैसे करोगे? 5 या 5 के ऊपर हो तो अगले वाले 10 में काउंट करो, अदरवाइज पहले वाले 10 में काउंट करो। अब देखो ये 11 एक आ रहा है, एक 5 कम है, तो यहाँ पर इसे नियरेस्ट 10 रुपीज में अगर आप राउंड ऑफ करोगे तो कितना हो गया? 12,10,110 रुपए, ठीक है ना। और अगर ये फिगर ना होता, वो होता 12,10,116 रुपए, तो आप क्या करते? 12,10,120 रुपए, ठीक है ना। नियरेस्ट 10 रुपीज में 5 या 5 से ज्यादा हो तो अगले वाले 10 रुपीज में राउंड ऑफ करो, अदरवाइज पहले वाले 10 में राउंड ऑफ करो। अब आता है सर किस तरीके से टोटल इनकम पे टैक्स कंप्यूट किया जाएगा। चलो, ये कुछ डिडक्शंस होती है 80C से 80U की, जो मैं अभी यहाँ नहीं बता रहा हूँ, बट मेरे रेगुलर सेशन में आपका डिडक्शन का चैप्टर ऑलमोस्ट मैं वहीं पर कवर करवा देता हूँ, आपको पता भी नहीं पड़ेगा कि आपने डिडक्शन चैप्टर कंप्लीट कर लिया, ठीक है। चलो, अब आता है कि सर किस तरीके से टोटल इनकम पे टैक्स कंप्यूट किया जाता है। अब यहाँ पर आपके पास टैक्स कंप्यूट करने के लिए देयर आर 2 ऑप्शंस, आइदर यू विल ऑप्ट ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम। फाइनेंस एक्ट 2023 से न्यू टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट रिजीम कर दिया गया है। मतलब अगर आप कुछ ऑप्ट नहीं करते हो, लेट्स अज्यूम आपने तो बता दिया दिस इज माय इनकम, बाय डिफॉल्ट आपको न्यू टैक्स रिजीम में ही कंसीडर किया जाएगा। लास्ट ईयर तक क्या था, बाय डिफॉल्ट आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में कंसीडर किया जाता था, बट इस बार फाइनेंस एक्ट 2023 में उन्होंने बोल दिया है कि दिस विल बी द डिफॉल्ट रिजीम, डिफॉल्ट रिजीम। अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं तो ओल्ड टैक्स रिजीम में जाऊं, तो आपको ऑप्ट करना पड़ेगा बिफोर ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग। रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट के पहले पहले आपको ओल्ड में आना पड़ेगा, ओल्ड ऑप्ट करना पड़ेगा अगर आप ऑप्ट में ओल्ड में जाना चाहते हो तो। तो अभी हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से टैक्स कंप्यूट किया जाता है एज पर दी ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम, ठीक है। देखो ओल्ड टैक्स रिजीम अभी अपन देखने वाले हैं, न्यू टैक्स रिजीम में बता देता हूँ क्या क्या है। कंपनीज के लिए जो न्यू टैक्स रिजीम के ऑप्शंस हैं 115BA, 115BBA और 115BAB, ठीक है ना। देखो ये जो मैंने अभी बताया ना डिफॉल्ट रिजीम ओनली फॉर द 115BA, ओनली फॉर द इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। बाकी के लिए तो ओल्ड टैक्स रिजीम इज द डिफॉल्ट, और अगर वो न्यू में जाना चाहते हैं तो दैट इज ऑप्शनल। मतलब कंपनी के केस में दिस इज ऑप्शनल, ठीक है, और कोऑपरेटिव के केस में दिस इज ऑप्शनल, ठीक है। बट यहाँ ये कंपल्सरी कर दिया गया है, यहाँ ये कंपल्सरी कर दिया गया है, ये चीज ध्यान रखना। देखो अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पर लिखा है द न्यू टैक्स रिजीम फॉर द इंडिविजुअल एंड HUF इंट्रोड्यूस्ड बाय द फाइनेंस एक्ट 2020 इज नाउ प्रपोज्ड टू बी द डिफॉल्ट रिजीम। इंडिविजुअल और HUF के लिए इसे डिफॉल्ट रिजीम बोल दिया गया है। The regime also become the default regime for the AOP, BOI, AJP. लास्ट ईयर यहाँ पर AOP, BOI, AJP नहीं हुआ करते थे, बट इस साल इनको भी इंक्लूड कर दिया गया है। पहले 115BAC जो थी ना वो सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल और HUF के लिए थी, सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल और HUF के लिए थी। अब 115BAC जो न्यू टैक्स रिजीम है वो इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन सभी के लिए है और कंपल्सरी, कंपल्सरी। अगर मान लो ये चाहते हैं कि नहीं सर हम तो ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं, तो उन्हें ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। Any individual HUF, AOP, BOI, artificial judicial person not willing to be taxed under this new regime can opt
ओल्ड रिजीम। अगर आप न्यू में नहीं जाना चाहते हो तो आपको ओल्ड ऑप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब आता है कि सर किस तरीके से टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है ना, एज पर ओल्ड टैक्स रिजीम। ये जो मैं आपको बता रहा हूं दिस इज ओल्ड टैक्स रिजीम। चलो आप नॉर्मल है, न्यू टैक्स रिजीम आपको वैसे 115 बीएससी बताऊंगा, वहां पर सेपरेटली बता दूंगा। दिस इज एज पर दी ओल्ड टैक्स रिजीम। ठीक है, अब आता है सर आपने टोटल इनकम अपना कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, टोटल इनकम 5 हेड की इनकम ले लिया, उसमें 2 एडजस्टमेंट कर लिया, क्लबिंग सेट ऑफ। उसके बाद जो इनकम आई दैट विल बी योर ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम में से आपने एटीसी सीटीयू का डिडक्शन लेस कर दिया। उसके बाद जो इनकम आई दैट विल बी योर टोटल इनकम, और टोटल इनकम को नियरेस्ट 10 रुपीज में राउंड ऑफ करना है, ये चीज ध्यान रखना। जैसे ही आपकी टोटल इनकम कैलकुलेट हो जाती है, अब उस पर टैक्स लगाना है, तो किस तरीके से टैक्स लगाया जाएगा। उस टोटल इनकम को 3 पार्ट में सेग्रीगेट कर दो। लेट्स अज्यूम यहाँ पर जो आपका टोटल इनकम है वो है 15 लाख। अब 15 लाख को 3 पार्ट में सेग्रीगेट कर दो कि आपने कैजुअल इनकम, लॉटरी से, क्रॉसवर्ड, पजल्स, गेम्स, इनसे कितना इनकम आपने कहा सर मैंने लॉटरी लगाई उससे 2 लाख रुपए मेरे को कमाई। वेरी गुड सर। स्पेशल इनकम, उसमें आप देखो कोई चैप्टर 12 की इनकम है क्या आपकी, तो चैप्टर 12 की जो भी इनकम है उनको आप सेपरेट कर दो, क्योंकि उस पर स्पेशल रेट के अकॉर्डिंग टैक्स इंपोज होगा। बट मेजरली मैं आपको 3 स्पेशल रेट्स के बारे में बताऊंगा जो आम हमारे बहुत काम में आती है। LTCG 112A, STCG 111A और अदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112। राइट, ये क्या होता है, अगर मान लो इक्विटी शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स और यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट जिस पर आपने एसटीटी पे किया, जिस पे आपने एसटीटी पे किया हो, अगर आप इनको सेल करते हो और अगर इस पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो 112A में आ जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है तो 111A में आ जाएगा। अगर मान लो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ तो 112A में आ जाएगा, और जो टैक्सेबल होगा इन एक्सेस ऑफ 1 लाख, 1 लाख के ऊपर जो भी प्रॉफिट होगा उस पर 10% टैक्स इंपोज किया जाएगा। और अगर 111A में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है तो एट द रेट ऑफ 15% टैक्स इंपोज किया जाएगा। और अगर मान लो इसके अलावा कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, इक्विटी शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, बिजनेस ट्रस्ट, इस पे आपने एसटीटी पे किया हो, अगर इस पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तब तो 111A में आ जाएगा। इसके अलावा अगर कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो 112 में आ जाएगा, और 20% से उस पर टैक्स इंपोज किया जाएगा। तो लेट्स अज्यूम यहां पर हमने क्या लिया था, 15 लाख में से 2 लाख इज योर कैजुअल इनकम, मान लो 5 लाख इज योर स्पेशल इनकम, 5 लाख इज स्पेशल इनकम। तो 5 और 2 7 लाख, 2 लाख कैजुअल हो गई, 5 लाख स्पेशल हो गई, तो 2 लाख कैजुअल को सेपरेट कर दो, 5 लाख स्पेशल को सेपरेट कर दो। अब बचा कितना है, दैट इज द बैलेंसिंग फिगर, इट विल बी योर नॉर्मल इनकम, 8 लाख विल बी योर नॉर्मल इनकम। तो अभी मैंने आपको बता दिया है कैजुअल इनकम 2 लाख जो है उस पर अपफ्रंट 30% टैक्स इंपोज कर दो। 1 रुपए का कोई भी खर्चे का बेनिफिट नहीं मिलेगा, कोई लॉस का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर मान लो आपका कोई, मान लो आप बोलते हो सर कोई लॉस सेट ऑफ हो सकता है क्या, कुछ नहीं होगा। यहां पर डिपार्टमेंट ने साफ बोल दिया है कि भैया अगर तू 1 रुपया भी कमाएगा ना, सटोरी नहीं चाहिए हमको देश में। कैजुअल इनकम मतलब जस्ट लाइक गेम शो, क्रॉसवर्ड, पजल, लॉटरी, सट्टे की इनकम, दीज आर द कैजुअल इनकम। सो डिपार्टमेंट ने मना कर दिया भैया हमें सटोरी नहीं चाहिए हमारे देश में। तो इसीलिए अगर तू 1 रुपया भी कमाएगा ना तो इट विल बी टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 30%। यहां पर आप पे 30% के हिसाब से टैक्स इंपोज कर दिया जाएगा। फिर उन्होंने बोला है स्पेशल रेट्स है तो स्पेशल इनकम है तो स्पेशल रेट्स के अकॉर्डिंग टैक्सेबल हो जाएगा। राइट, अब ये बोलता है कि टोटल इनकम में से कैजुअल इनकम, स्पेशल इनकम सेपरेट करने के बाद जो इनकम बचती है दैट विल बी नॉर्मल इनकम, और नॉर्मल इनकम पे आइदर फ्लैट रेट और स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स इंपोज किया जाएगा। सर स्लैब रेट तो हमने सुना है, फ्लैट रेट हमने नहीं सुना है। अगर कंपनी, फॉर्म और लोकल अथॉरिटी है, अगर कंपनी, फॉर्म और लोकल अथॉरिटी है तो उनके लिए फ्लैट रेट है और बाकी के लिए स्लैब रेट्स हैं। तो देखो अगर डोमेस्टिक कंपनी है तो फ्लैट 30% टैक्स इंपोज हो जाएगा, अगर आप 1 रुपया भी अर्न कर रहे हो तो 30% के हिसाब से टैक्स इंपोज कर दिया जाएगा। अगर फॉरेन कंपनी है तो फॉरेन कंपनी की केस है 40% की टैक्स रेट है, और फर्म, लोकल अथॉरिटी इंक्लूडिंग LLP, वहां पर उनकी जो टैक्स रेट है दैट विल बी 30%। मतलब अगर आप 1 रुपया भी अर्न करोगे, नॉर्मल इनकम अगर आपकी 1 रुपया भी है तो फ्लैट 30% टैक्स इंपोज कर दिया जाएगा। इन केस ऑफ फॉरेन कंपनी दिस इज 40%। राइट, डोमेस्टिक कंपनी में एक बेनिफिट दिया गया, इन्होंने बोला है कि अगर आपका प्रीवियस ईयर 21-22 का टर्नओवर अप टू 400 CR है, प्रीवियस ईयर 21-22 का, राइट, 21-22 का टर्नओवर अगर अप टू 400 CR है तो जो आपकी टैक्स रेट होगी दैट विल बी 25%। चलो अब आते हैं स्लैब रेट्स के। सर कंपनी, फॉर्म, लोकल अथॉरिटीज के अलावा जो भी एसएससी है उन पे स्लैब रेट एप्लीकेबल हो जाएगी। स्लैब रेट में कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्लैब रेट अलग है, बाकी की स्लैब रेट अलग है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में क्या है, फर्स्ट 10,000 10%, नेक्स्ट 10,000 मतलब 10,000 से ज्यादा बट अप टू 20,000 20%, और 20,000 से ज्यादा
20,000 से जो भी ज्यादा है उस पर 30% टैक्स इम्पोज किया जाएगा। ठीक है, अब आता है अदर्स, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। उसके केस में क्या है, पहले 2.5 लाख तक नो टैक्स, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20%, 10 लाख के ऊपर है तो 30%। दीज आर द टैक्स। बट यहां पर एक चीज ध्यान रखनी, बट यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अगर मान लो कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल है और सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन मतलब उसकी एज एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर मतलब 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024, 1/4/2023 से लेके 31 मार्च 2024, एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस, अगर उसकी एज 60 या 60 से ज्यादा है बट लेस देन 80, तो हम उसे बोलेंगे सीनियर सिटीजन। बट एक चीज ध्यान रखना, सीनियर सिटीजन अगर रेजिडेंट होगा ना तो ही उसे बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो उसकी जो स्लैब रेट है वो 2.5 लाख से 3 लाख हो जाएगी, 3 लाख से 5 लाख तक 5%, मतलब 3 लाख तक नो टैक्स, 3 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20%, 10 लाख से ज्यादा है तो 30%। और अगर रेजिडेंट इंडिविजुअल और वेरी सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन में हमने क्या देखा, एज एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस 60 या 60 से ज्यादा बट लेस देन 80, और अगर आपकी एज 80 या 80 से ज्यादा है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर तो आप क्या हो जाओगे, वेरी सीनियर सिटीजन। और वेरी सीनियर सिटीजन के केस में आपकी स्लैब रेट क्या हो जाएगी, पहले 5 लाख नो टैक्स, मतलब 5 लाख का बेनिफिट मिल गया आपको, पहले 5 लाख नो टैक्स, 5 लाख से 10 लाख 20%, 10 लाख से ज्यादा है तो 30% के हिसाब से टैक्स इंपोज किया जाएगा। सो नाउ वी हैव डन विद द टैक्स रेट्स, ठीक है ना। सो हमें क्या करना है, टोटल इनकम को 3 पार्ट में सेग्रीगेट करना है, कैजुअल इनकम, स्पेशल इनकम, नॉर्मल इनकम। नॉर्मल इनकम पे फ्लैट रेट या स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स इंपोज किया जाता है। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द सरचार्ज। सरचार्ज के अंदर क्या बोला गया है, सरचार्ज मतलब क्या होता है, टैक्स ऑन टैक्स, मतलब जो आपका टैक्स इंपोज हुआ है उस पर एक सर्टेन परसेंटेज से एक्स्ट्रा टैक्स इंपोज किया जाता है। सर क्या हर बार सरचार्ज इंपोज किया जाता है, नो। अगर आपकी इनकम एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा है तो उस केस में सरचार्ज इंपोज किया जाता है। जैसे कंपनीज के केस में इन्होंने क्या बोला है कि कंपनीज के केस में इन्होंने बोला है कि अगर उनकी टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है, टोटल इनकम, ये चीज ध्यान रखना, टर्नओवर नहीं, यहाँ पर कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो टर्नओवर समझ लेते हैं, दैट इज नॉट टर्नओवर, दैट इज टोटल इनकम। टोटल इनकम कैसे, वही 5 हेड की इनकम, 2 एडजस्टमेंट, क्लबिंग सेट ऑफ, उसके बाद जीटीआई में से डिडक्शन, एटीसी से एटीयू की डिडक्शन लेस करने के बाद जो इनकम आती है दैट विल बी टोटल इनकम। अगर आपकी टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है, अगर आपकी टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है बट अप टू 10 करोड़, तो उस केस में अगर डोमेस्टिक कंपनी है तो 7% सरचार्ज इंपोज किया जाता है, और अगर इनकम 10 करोड़ से ज्यादा है तो 12% सरचार्ज इंपोज किया जाता है इन केस ऑफ डोमेस्टिक कंपनी। लेकिन फॉरेन कंपनी को यहाँ पर फायदा दिया है। फॉरेन कंपनी के केस में बोला है कि अगर आपका टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है बट अप टू 10 CR तो 2% ही सरचार्ज लगेगा, और अगर आपका टर्नओवर टोटल इनकम 10 करोड़ से ज्यादा है तो 5% के हिसाब से सरचार्ज इंपोज किया जाएगा। सर आपको लग रहा होगा कि सर यहाँ पर इनको फायदा क्यों दिया, सर गलत है, तो डोमेस्टिक कंपनी पे 7% 12%, फॉरेन कंपनी के केस में 2% 5%, गलत बात है सर। आप खुद देखो, जब फॉरेन कंपनी पे ज्यादा टैक्स लगाया तब आपने नहीं बोला गलत बात है, राइट। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट ने बोल दिया है कि यार हम ऑलरेडी इन पर 40% टैक्स चार्ज कर रहे हैं, थोड़ा तो फायदा दे दो इनको, थोड़ा तो फायदा दे दो, तो इसलिए फायदा दे दिया गया। फिर आता है फॉर्म और लोकल अथॉरिटी के केस में अगर टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है तो 12% सरचार्ज इंपोज हो जाएगा। फर्म और लोकल अथॉरिटी के केस में सिंपल बोला है, अगर आपकी टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है, यस 12% सरचार्ज इंपोज कर दिया जाएगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में सेम कंपनी के जैसा है, अगर टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है बट अप टू 10 CR है तो 7%, और टोटल इनकम अगर 10 करोड़ से ज्यादा है तो 12% सरचार्ज इंपोज किया जाएगा, ठीक है। यहां पर मैं आपको न्यू टैक्स रेजिम में बताऊंगा, न्यू टैक्स रेजिम में जो सरचार्ज है, सरचार्ज अंडर न्यू टैक्स रेजिम 115 BAA 115 BAB ऑलवेज एट द रेट ऑफ 10%। जैसे हम यहां पर देख रहे हैं, अगर मान लो कंपनी न्यू टैक्स रेजिम ऑप्ट करती है तो वो मैं बताऊंगा, जब मैं न्यू टैक्स रेजिम में जाऊंगा ना तब आपको बताऊंगा कि उन पे ऑलवेज सरचार्ज 10% लगेगा, ऑलवेज मैं बताऊंगा वहां पर, ठीक है। इसी तरीके से कोऑपरेटिव सोसाइटी में जब जाएंगे तो वहां मैं बताऊंगा ऑलवेज
अगर मान लो कोऑपरेटिव सोसाइटी में आप न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करते हो तो ऑलवेज 10% सरचार्ज इंपोज किया जाएगा। ठीक है, अब आता है दीज आर दी एज पर द न्यू टैक्स रिजीम सरचार्ज, राइट। अब आता है सरचार्ज ऑन इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, इन पे क्या सरचार्ज होगा। अगर मैं ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग अगर बात करूं, और ये अमेंडमेंट हुआ है इस बार फाइनेंस एक्ट 2023 में, न्यू टैक्स रिजीम के लिए सरचार्ज के रेट में थोड़ा सा बेनिफिट दिया है, बट न्यू ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई बेनिफिट नहीं दिया है। ओल्ड टैक्स रिजीम में इन्होंने क्या बोला है कि अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख से 50 लाख तक है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 50 लाख से ज्यादा है बट अप टू 1 CR है तो 10% सरचार्ज इंपोज किया जाएगा, मतलब टैक्स पर 10% और टैक्स लगाया जाएगा। ठीक है, समझ लो। मान लो आपका जो टैक्स बना है दैट इज 5 लाख रुपीज। ठीक है, तो अब यहां पर मैं सरचार्ज ऐड करूंगा अगर आपकी टोटल इनकम उस क्राइटेरिया से ऊपर आ रही है, जैसे 50 लाख से ज्यादा है बट अप टू 1 CR है तो सरचार्ज करूंगा एट द रेट ऑफ 10%। तो 5 लाख का 10% में आप पे सरचार्ज इंपोज करूंगा 50,000 रुपए। आई होप दिस इज क्लियर। तो यहां इन्होंने क्या बोला है, ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा है बट अप टू 1 CR है तो 10% सरचार्ज इंपोज किया जाएगा। अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है बट अप टू 2 CR है तो 15% सरचार्ज इंपोज किया जाएगा। और अगर आपकी इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है बट अप टू 5 करोड़ है तो 25%, और 5 करोड़ से ज्यादा है तो 37% सरचार्ज इंपोज किया जाए। दिस इज ओल्ड टैक्स रिजीम। न्यू टैक्स रिजीम में ये 37% वाला जो ऑप्शन है वो इन्होंने खत्म कर दिया। उन्होंने बोला है कि अगर 50 लाख से ज्यादा है बट अप टू 1 CR है 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ 15%, और 2 करोड़ के ऊपर है तो 25%। 37% वाले को यहां पर इन्होंने उड़ा दिया न्यू टैक्स रिजीम। ये प्रमोट करना चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्राउड न्यू टैक्स रिजीम को, बट अब देखेंगे, हम एनालाइज करेंगे कि ओल्ड वर्सेस न्यू में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको ये चीज समझ आ गई। बट एक एडवांटेज इन्होंने दिया है इन केस ऑफ बोथ, दोनों के केस में इन्होंने एक एडवांटेज दिया है। इन्होंने बोला है कि अगर आपकी टोटल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा, अगर आपकी टोटल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है तो ऑब्वियस है आप पे अगर ओल्ड टैक्स रिजीम में जाते हो तो 25% या 37% सरचार्ज लग जाएगा, न्यू टैक्स रिजीम में जाते हो तो 25% सरचार्ज लग जाएगा, मतलब आपकी इनकम पर 25% सरचार्ज लग रहा है, राइट। तो इन्होंने एडवांटेज दिया है कि अगर आपकी टोटल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है तो जो स्पेशल इनकम है 111 ए की, 112 ए की और 112 की, और स्पेशल इनकम के अलावा एक इनकम को और ले लिया है, डिविडेंड इनकम। ठीक है ना, तो इन्होंने क्या बोला है, जो अभी ऊपर अपन ने 3 स्पेशल इनकम देखी थी, 111 ए, 112 ए और 112, ये स्पेशल इनकम और उसके साथ में एक डिविडेंड इनकम। अगर आपकी ये 4 इनकम इंक्लूड है, अगर आपकी टोटल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है और उसमें ये 4 इनकम इंक्लूड है तो इन 4 इनकम का जो भी टैक्स बनेगा उस पर कभी भी सरचार्ज 15% से ज्यादा नहीं लगेगा। ये इन्होंने एक एडवांटेज यहां पर दिया है। देखो, रिलीफ फ्रॉम सरचार्ज ऑन इनकम अंडर सेक्शन 111 ए, 112 ए, 112 और डिविडेंड। ठीक है ना, अब यहां पर मैं उसे आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। लेट्स अज्यूम आपकी टोटल इनकम है 3 करोड़ रुपए। अब 3 करोड़ रुपए पे आप क्या करोगे, टैक्स लगाओगे। मान लो XYZ अमाउंट टैक्स आया, अब इस टैक्स पे आप क्या करोगे, सरचार्ज लगाओगे। यस, क्योंकि आपकी टोटल इनकम क्या है, 3 करोड़। टोटल इनकम क्या है, 3 करोड़, मतलब अगर टोटल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है, यहां पर होगा क्या, ग्रेटर देन 2 करोड़ बट अप टू 5 CR। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में हो या न्यू टैक्स रिजीम में हो, दोनों में, तो आप पे कितना लग रहा है सरचार्ज, एट द रेट ऑफ 25%। मतलब इस एक्स का 25% आप ऐड कर दोगे। मान लो ये 10 लाख रुपए है तो 2.5 लाख रुपए आप ऐड कर दोगे, तो टोटल कितना हो जाएगा, 12,50,000। जस्ट फॉर एग्जाम्पल 10 लाख का फिगर लिया है, ठीक है, आपको समझाने के लिए। अब इन्होंने क्या बोला है कि नहीं नहीं नहीं, अब अगर आपकी इनकम 3 करोड़ है तो चेक करो उस 3 करोड़ में स्पेशल इनकम और वो डिविडेंड इनकम कितनी है। स्पेशल इनकम कौन सी, 111 ए की, 112 ए की और 112 और 112, और डिविडेंड इनकम दैट इज द सेपरेटली। ठीक है, ये 3 स्पेशल इनकम प्लस डिविडेंड इनकम। देखो ये 4 इनकम कितनी है, मान लो ये 4 इनकम का रोल होता है 1.20 CR का, ये 4 इनकम मिला के होती है 1.20 CR। जस्ट अ मिनट, यस,
मान लो ये जो 4 इनकम होती है 1.2 CR की होती है, और तो ये कितनी हो जाएगी आपकी 1.8 की। तो यहां पर इन्होंने क्या बोला है कि अगर आपकी स्पेशल इनकम और डिविडेंड इनकम उस पे जो टैक्स बनेगा, अगर आपकी इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है तो 25% सरचार्ज लग रहा है टैक्स पर। तो इन्होंने एक एडवांटेज दिया है कि अगर आपकी टोटल इनकम है, स्पेशल इनकम और डिविडेंड की इनकम है, तो उस पर जो भी टैक्स बनेगा उस पर सरचार्ज कभी भी 15% से ज्यादा नहीं लगेगा, उस पर कभी भी सरचार्ज 15% से ज्यादा नहीं लगेगा। ये इन्होंने एक एडवांटेज यहां पर दिया है। चलो अब देखो यहां पर इन्होंने यहां पर बोला है कि अगर आपकी इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है तो आप क्या करो, सबसे पहले सेग्रीगेट कर दो स्पेशल इनकम और डिविडेंड इनकम को, उस पर जो भी टैक्स बनेगा उस पर कभी भी सरचार्ज 15% से ज्यादा नहीं लगेगा। बैलेंस इनकम देखो, अगर बैलेंस इनकम आपकी 2 करोड़ से ज्यादा है बट अप टू 5 करोड़ तक है तब तो 25%, बैलेंस इनकम अगर 5 करोड़ से ज्यादा है तो 37%, और अदरवाइज ऑलवेज 15% सरचार्ज इंपोज किया जाएगा। दिस इज ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग है, दिस इज एज पर ओल्ड टैक्स रिजीम। और न्यू टैक्स रिजीम होगा तो क्या होगा, बैलेंस इनकम अगर 2 करोड़ के ऊपर है तब तो क्या हो जाएगा 25%, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम में 37% का ऑप्शन उड़ा दिया है ही नहीं। आई होप दिस इज क्लियर। चलो नाउ कम ऑन द नेक्स्ट कंसेप्ट, मार्जिनल। अभी हम देखते हैं मार्जिनल रिलीफ। तो अभी हमने सरचार्ज में जो देखा था सरचार्ज में हमने क्या देखा है इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए, कि अगर मान लो ओल्ड टैक्स रिजीम के लिए उन्होंने बोला है कि भाई अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है बट अप टू 1 CR है तो 10% सरचार्ज लगेगा, और अगर इनकम आपकी 1 करोड़ से 2 करोड़ तक है तो 15%, और 2 करोड़ से 5 करोड़ तक है तो 25%, और 5 करोड़ से ज्यादा है तो 37%। अब देखो इन्होंने न्यू टैक्स रिजीम के अंदर एक फायदा दे दिया कि 5 करोड़ से ज्यादा जो 37% है वो नहीं लगेगा, 2 करोड़ से ज्यादा है तो 25%, दैट्स इट। तो यहां पर इसको आप थोड़ा सा इस तरीके से भी मोल्ड कर सकते हैं, इसे मॉडिफाइड कर लीजिए, दिस फॉर ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम के अंदर क्या हो जाएगा, इफ ओल्ड टैक्स रिजीम है तो आप क्या करोगे, इसे 2 पार्ट में सेग्रीगेट हो गया, फर्स्ट पार्ट एंड दिस एंड सेकंड पार्ट इज दिस। फर्स्ट इफ ओल्ड टैक्स रिजीम और इफ न्यू टैक्स रिजीम। अगर न्यू टैक्स रिजीम होगी तो क्या होगा, देखो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपकी इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है तो आप उसमें चेक करो कि आपकी स्पेशल इनकम और डिविडेंड इनकम कितनी है, तो उस पर कभी भी सरचार्ज 15% से ज्यादा नहीं लगेगा। बट अब जो बैलेंस इनकम है अगर वो 2 करोड़ से 5 करोड़ है तब 25%, और अगर 5 करोड़ से ज्यादा है 37%, अदरवाइज ऑलवेज 15%। दिस इज फॉर ओल्ड टैक्स रिजीम। बट न्यू टैक्स रिजीम में क्या हो जाएगा, बैलेंस इनकम अगर मान लो 2 करोड़ से ज्यादा है तो 25%, और अगर अदरवाइज ऑलवेज 15%, दैट्स इट। ठीक है, सो मेरे नोट्स के अंदर ये अपडेशन आपको मिल जाएगा। चलो अब आते हैं हम मार्जिनल रिलीफ। जहां जहां सरचार्ज वहां वहां मार्जिनल रिलीफ। हर केस में नहीं होता है बट कुछ केसेस में होता है। अगर सरचार्ज लग रहा है और कुछ केसेस में मार्जिनल रिलीफ आपको मिल सकता है, हर केस में नहीं है, जहां सरचार्ज लग रहा है वहां मार्जिनल रिलीफ मिले ऐसा नहीं है, कुछ केसेस में। बट एक चीज ध्यान रखना, मार्जिनल रिलीफ तभी लगेगा जब आप पे सरचार्ज इंपोज हो रहा। अगर आपकी इनकम स्लाइटली हायर है सरचार्ज लिमिट से, जैसे मैंने आपको कंपनी के केस में बताया था, इन केस ऑफ कंपनी मैंने आपको बताया था अगर आपकी टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है तो 1 करोड़ इज द सरचार्ज लिमिट, ठीक है ना, बट अप टू 10 CR, ठीक है, तो 7% था। ठीक है, अगर आपकी टोटल इनकम 10 करोड़ से ज्यादा है तो 12% था। तो दीज आर द सरचार्ज लिमिट। जिस पॉइंट पे सरचार्ज का रेट या तो इंपोज हो रहा है या रेट इंक्रीज हो रहा है, दैट पॉइंट इज सरचार्ज लिमिट। तो आप समझना, अगर आपकी इनकम सरचार्ज लिमिट से स्लाइटली हायर है, ठीक है ना, तो उस केस में आपको मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट मिल जाता है। जैसे लेट्स अज्यूम अगर मैं अपनी 50 लाख रुपए की इनकम बोलता हूं तो मुझे बताओ इस 50 लाख पे कोई टैक्स इंपोज होगा? नहीं, कोई भी टैक्स इंपोज नहीं। बट अगर मेरी इनकम 50 लाख से 1 रुपया भी ज्यादा हो जाती है तो मुझ पे 10% सरचार्ज इंपोज हो जाएगा, ठीक है ना, 10% सरचार्ज इंपोज हो जाएगा। अगर मान लो मैं बोलता हूं मैंने तो 50 लाख 10,000 कमा लिए, सिर्फ और सिर्फ 10,000 ज्यादा कमाए, बट उस 10,000 ज्यादा कमाने के कारण मुझे जो टैक्स देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा, वो बहुत हैवी होगा। आपको समझा देता हूं, देखो आपका 50 लाख पे टैक्स क्या बनेगा। अगर मान लो आप ओल्ड टैक्स रिजीम से कैलकुलेट करोगे तो आप बोलोगे सर 10 लाख तक मेरा टैक्स बनता है 1,12,500। 40 लाख पे मेरा जो टैक्स बनेगा वो 30% के हिसाब से सर 12 लाख बनेगा, तो कितना हो गया
13,12,500 रुपए का टैक्स बनेगा, राइट। अब आप आ जाओ 50 लाख 10,000, इकाई दाइश सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 50 लाख 10,000, तो 10 लाख तक आप क्या बोलोगे सर 1,12,500। सर ये जो मेरी एक्स्ट्रा इनकम है 40 लाख 10,000, उस पर कितना हो जाएगा 40 लाख 10,000 का 30%, तो ये हो गया आपका 12,03,000। 40 लाख 10,000 पे 30% से कितना हो गया 12,03,000। आप ये तो नहीं सोच रहे सर 1,12,500 आपने कैसे निकाला। ओल्ड टैक्स रेजिम में आप जाओगे ना तो 10 लाख पर कैलकुलेट करो, पहला 2.5 लाख नो टैक्स, 2.5 लाख से 5 लाख 5%, तो वो आ जाएगा 12,500। 5 लाख से 10 लाख 20%, तो वो आ जाएगा आपका 1 लाख रुपए। तो 1 लाख प्लस 1,12,500 मतलब 10 लाख तक आपका टैक्स बन गया 1,12,500। ठीक है, तो अब आपका टैक्स कितना हो गया, प्लस 10 लाख के ऊपर जो भी इनकम है उस पर 30% लगता है, 12,03,000 प्लस 1,12,500, तो ये कितना हो गया 13,15,500। लेकिन अब यहां पर एक एक्स्ट्रा बर्डन आ जाएगा, जैसे यहां पर सरचार्ज का बर्डन नहीं आया था क्योंकि इनकम आपकी 50 लाख है, तो दिस इज द सरचार्ज लिमिट। अगर आपकी इनकम सरचार्ज लिमिट से स्लाइटली हायर है, अब यहां पर आप देखो आपकी इनकम कितनी 10,000 जाता है, सिर्फ और सिर्फ 10,000 जाता है। इवन मैं कहता हूं अगर 1 रुपया भी ज्यादा होती तो भी सरचार्ज लग जाता। सरचार्ज क्या लगता एट द रेट ऑफ 10%। ये जो भी टैक्स आ रहा है इसका 10%, तो इसका अगर मैं 10% कैलकुलेट करूंगा तो वो आएगा 1,31,550 प्लस इक्वल टू, तो कितना हो गया 14,47,050। अब आप क्या बोलोगे सर जब मैं 50 लाख तक कमा रहा था तो मुझे टैक्स देना पड़ रहा था 13,12,500, ठीक है, अब मैं सिर्फ 10,000 ज्यादा कमा रहा हूं और मुझे एक्स्ट्रा टैक्स कितना देना पड़ रहा है 1,34,550। सर ये तो गलत है, सर ये तो गलत है, मैंने तो सिर्फ 10,000 ज्यादा कमाए और मुझे तो 1,34,550 देना पड़ रहा है। सर मैं कमाना छोड़ दूं, मैं नहीं कमाता सर, आप ले लो, आप ले लो, दैट इज बेनिफिशियल फॉर मी, राइट। सो इसी कंसेप्ट को ध्यान में रख के उन्होंने मार्जिनल रिलीफ के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया कि बोले वास्तव में इसके साथ गलत हो रहा है, कमाए तो उसने 10,000 ही ज्यादा है ना और उसको 1,34,550 एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ रहा है। तो यहां पर उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला है कि आपको मार्जिनल रिलीफ कैलकुलेट यहां पर करनी पड़ेगी। अब कब करनी पड़ेगी, जब आपकी इनकम स्लाइटली हायर है सरचार्ज लिमिट से। हर केस में रिलीफ नहीं मिलेगी, आपको चेक करना पड़ेगा। जब आपकी इनकम स्लाइटली हायर है तो चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करोगे, देखो सबसे पहले आप क्या करो, टैक्स एज पर दी नॉर्मल प्रोविजंस कैलकुलेट करो। जैसे अभी हमने कैलकुलेट किया 14,47,050, 14,47,050, ठीक है ना। 50 लाख 10,000 हमारी इनकम है, ठीक है, उस पर हमने 14,47,050 टैक्स कैलकुलेट किया एज पर दी नॉर्मल प्रोविजंस, ठीक है। अब ये बोलता है टैक्स ऑन सरचार्ज लिमिट, टैक्स ऑन सरचार्ज लिमिट मतलब 50 लाख रुपए, दिस इज द सरचार्ज लिमिट। यहाँ पे टैक्स कितना बन रहा है 13,12,500 प्लस एक्स्ट्रा इनकम अबाउट सरचार्ज लिमिट। एक्स्ट्रा इनकम कितनी है 50 लाख, सरचार्ज लिमिट के ऊपर कितना है 10,000। तो बी ऑप्शन के अंदर आपका टोटल इनकम, टोटल टैक्स कितना बन रहा है 13,22,500। ये बोलता है कि मार्जिनल रिलीफ एप्लीकेबल इफ ए इज ग्रेटर देन बी। तो देखो क्या ए बड़ा है बी से, यस सर, यस सर, ए बी से बड़ा है। अगर ए बी से बड़ा है तो ए माइनस बी इज इक्वल टू जो अमाउंट आएगी दैट विल बी योर मार्जिनल रिलीफ। तो आपका जो टैक्स बन रहा है ना 14,47,050, उसमें से ये डिफरेंस अमाउंट दिस माइनस दिस का जो डिफरेंस होगा वो एज ए मार्जिनल रिलीफ आपको बेनिफिट मिल जाएगा। और फिर वो बेनिफिट लेने के बाद जो टैक्स आएगा दैट विल बी योर फाइनल टैक्स, और उस पर आप सेज ऐड कर दोगे एट द रेट ऑफ 4%। आई होप दिस इज क्लियर। चलो नाउ कम ऑन द नेक्स्ट कंसेप्ट, रिबेट अंडर सेक्शन 87A। यहां पर भी अमेंडमेंट हुआ है, फाइनेंस एक्ट 2023 से यहां पर भी चेंजेस हुए हैं। न्यू टैक्स रिजीम वालों के लिए कुछ फायदा इन्होंने यहां पर दिया है। अब देखो रिबेट अंडर सेक्शन 87A, उन्होंने यहां पर क्या बोला है कि अगर आप रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट यहां से आपको समझ में आ रहा है रेजिडेंट, अगर आप रेजिडेंट इंडिविजुअल हो तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। और अगर आपकी इनकम ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग, कंफ्यूज मत होना, आप कौन सी टैक्स रिजीम में जा रहे हो वो आपको सोचना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग आपको यहां पर कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। ये बोलता है कि अगर आप रेजिडेंट इंडिविजुअल हो और ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है, अप टू 5 लाख, सिर्फ और सिर्फ 5 लाख तक आपकी टोटल इनकम है। टोटल इनकम मतलब क्या, 5 हेड की इनकम प्लस 2 एडजस्टमेंट, क्लबिंग सेट ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम, उसमें से एटीसी से एटीयू का डिडक्शन लेस करने के बाद जो इनकम आती है दैट विल बी द टोटल इनकम। अगर टोटल इनकम अप टू 5 लाख तक है एंड यू आर रेजिडेंट इंडिविजुअल, देन यस यू विल गेट
रिबेट अंडर सेक्शन 87A, और वो कितनी होगी, एक्चुअल टैक्स और 12,500 विच एवर इज लोअर, वो आपको पूरा का पूरा बेनिफिट मिल जाएगा। एक्चुअल टैक्स और 12,500 विच एवर इज लोअर, वो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। मतलब इनडायरेक्टली अगर मैं बोलूं कि अगर आपकी इनकम अप टू 5 लाख रुपए तक है तो आपको 1 रुपया टैक्स देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं 5 लाख रुपए तक ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग टैक्स निकालता हूं तो वो आता है 12,500, और उन्होंने बोला है एक्चुअल टैक्स और 12,500 विच एवर इज लोअर, वो आपको बेनिफिट मिल जाए। आई होप दिस इज क्लियर। चलो अब आता है न्यू टैक्स रिजीम। न्यू टैक्स रिजीम में उन्होंने फाइनेंस एक्ट 2023 से उन्होंने इस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया। उन्होंने बोल दिया क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम इज द डिफॉल्ट रिजीम, उन्होंने इस बार कर दी है, और उन्होंने बोल दिया कि अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में हो और अगर आपका टोटल इनकम, अब न्यू टैक्स रिजीम की टैक्स रेट्स क्या है आपको एक बार बता देता हूं। न्यू टैक्स रिजीम की टैक्स रेट्स ताकि आपको थोड़ा सा ग्लिम्स आइडिया हो जाए अबाउट द न्यू टैक्स रिजीम के बारे में। देखो, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, पहले सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए था, अब एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन को भी फाइनेंस एक्ट 2023 से इन्होंने ऐड कर दिया है। यहां पर इन्होंने क्या बोला है कि अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में हो, देखो ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या था, पहला 2.5 लाख, फर्स्ट 2.5 लाख नो टैक्स, 2.5 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से 10 लाख 20%, और 10 लाख से ज्यादा है तो 30%। ठीक है, आपको यहां लग रहा है कि 10 लाख से ज्यादा होते ही 30% है, बट ओल्ड टैक्स रिजीम में जब, सॉरी न्यू टैक्स रिजीम में जब आप आओगे तो 15 लाख से ज्यादा है तो 30% लग रहा है। मतलब आपको यहां पर दिख रहा है कि सर यहाँ पे फायदा है, टैक्स रेट्स में फायदा है। यहां पर देखो, पहले 3 लाख पर नो टैक्स, 3 लाख से 6 लाख तक 5%, 6 लाख से 9 लाख तक 10%, 9 लाख से 12 लाख तक 15%, और 12 लाख से 15 लाख तक 20%, और 15 लाख के ऊपर है तो 30%। सो आपको लग रहा है हर 2.5 लाख, हर 3 लाख पे इन्होंने क्या करा है, 5% इंक्रीज किया है। ठीक है, सो अगर आप इसके अकॉर्डिंग टैक्स कैलकुलेट करते हो, दिस इज द न्यू टैक्स रिजीम, आपको लग रहा है सर ये तो फायदेमंद है, आपको लग रहा है तो फायदेमंद है सर, ओल्ड में तो 10 के ऊपर जाते ही 30% टैक्स लग रहा है, ओल्ड में तो ये, और न्यू में तो सर 15 के ऊपर जाते ही 30% लग रहा है, बट फायदा आपको रेट्स में दिख रहा है। लेकिन जब आप 115 BAC पूरा पढ़ लोगे, दिस इज सेक्शन 115 BAC, ठीक है ना, 115 BAC, जब आप ये पूरा पढ़ लोगे तो आपको समझ आ जाएगा इन्होंने आपको एक फायदा दिया है तो आपका एक फायदा छीन लिया है, और वो जो फायदा छीना है वो बहुत बड़ा फायदा था आपका, तो मैं बताऊंगा अभी। राइट, सो दीज आर द स्लैब रेट्स इन केस ऑफ न्यू टैक्स रिजीम। अब इस स्लैब पे इन्होंने क्या बोला है कि अगर आपकी इनकम अप टू 7 लाख रुपए तक है, रिबेट आपको कब मिलेगी, इफ यू आर इंडिविजुअल, रेजिडेंट इंडिविजुअल, राइट। इन्होंने साफ बोल दिया है कि रिबेट आपको तभी मिलेगी जब आप रेजिडेंट इंडिविजुअल हो और आपकी इनकम ओल्ड टैक्स रिजीम में तो 5 लाख है और न्यू टैक्स रिजीम में 7 लाख। इन्होंने क्या बोला है कि अगर आपकी इनकम न्यू टैक्स रिजीम में 7 लाख रुपए तक ही है तो हम आपको रिबेट 87A का बेनिफिट दे देंगे। अब यहां पर रिबेट 87A का बेनिफिट अगर आप ये दे रहे हैं तो इन्होंने क्या बोला है कि देखो अगर आपकी इनकम अप टू 7 लाख है तो एक्चुअल टैक्स और 25,000 रुपए विच एवर इज लोअर, क्योंकि 7 लाख तक अगर आप टैक्स कंप्यूट करोगे तो वो आएगा 25K। कैसे आएगा बता देता हूं। पहले 3 लाख पे इन्होंने क्या बोला है, नो टैक्स, फिर 3 लाख से 6 लाख पे 5% बोला है तो कितना हो जाएगा, 3 लाख का 5% कर दो, दिस इज 15,000 रुपया। ठीक है, फिर 6 लाख से 9 लाख के बीच में इन्होंने बोला है 10%, तो अपने पास 6 लाख से 7 लाख मतलब 1 लाख पर कितना हो जाएगा 10%, कितना हो गया 10,000 रुपीज। टोटल मिला के कितना हो गया 7 लाख पर 25,000 रुपए का टैक्स बन गया। तो इन्होंने बोला है कि अगर आपकी इनकम अप टू 7 लाख रुपए तक है तो एक्चुअल टैक्स और 25,000 विच एवर इज लोअर वो आपका क्या हो जाएगा, रिबेट 87A में मिल जाएगा। मतलब न्यू टैक्स रिजीम वालों को भी इन्होंने फायदा दे दिया है कि अगर आपकी इनकम 7 लाख तक है तो कोई टेंशन मत लो, 25,000 रुपए तक का तुम्हें रिबेट दे दिया जाएगा। बट अगर 7 लाख के ऊपर है तो क्या होगा, ये डिपार्टमेंट ने पहले सोचा नहीं था, इसे बाद में सोचा। जब उन्होंने बजट प्रेजेंट किया था तब उन्होंने सिर्फ एक छोटी सी चीज यही बताई थी, लेकिन बाद में जब एम्बिग्यूटीज आई तो उन्होंने फर्दर उस पर काम किया और उसे इम्पोज किया फाइनेंस एक्ट के अंदर। इन्होंने बाद में क्या बोला कि सर अगर मान लो आपकी इनकम 7 लाख से ज्यादा हो जाती है, दिस इज द अमेंडमेंट, ये चीज ध्यान रखना, दिस इज द अमेंडमेंट। अगर आपकी इनकम 7 लाख से ज्यादा हो जाती है, लेट्स अज्यूम सर मेरी इनकम 7,20,000 है, अगर मेरी इनकम 7 लाख से ज्यादा हो जाती है तो सर मेरे को जो नुकसान हो रहा है वो देखना, 7 लाख तक तो आप मुझे फायदा दे रहे हो, है ना,
एक्चुअल टैक्स और 25,000 विच एवर इज लोअर। सर उसके बाद अगर मेरी इनकम ज्यादा हो जाती है, अगर मैं 1 रुपया भी ज्यादा कमा लेता हूँ, लेट्स अज्यूम अगर मैं 1 रुपया भी ज्यादा कमा लेता हूँ, तो मेरे को तो ये रिबेट का बेनिफिट मिलेगा ही नहीं ना। तो इन्होंने यहां पर बेनिफिट दिया, ओल्ड टैक्स रेजिम में कोई बेनिफिट नहीं दिया इन्होंने। ओल्ड टैक्स रेजिम में इन्होंने एक ही बात बोली है, भैया तुम्हारी इनकम 5 लाख तक है तब तो तुम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन अगर 5 लाख से 1 रुपया भी ज्यादा कमा लिया ना, नहीं भैया तुम्हें पूरा टैक्स देना पड़ेगा, मतलब 12,500 देने पड़ेंगे। ठीक है, मान लो मैंने 5,01,000 रुपए कमा लिए, देखना आप मेरी सिचुएशन, 5,01,000 कमा लिए, तो 5 लाख अब यहां मुझे रिबेट मिलेगा या नहीं मिलेगा बताओ? नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है, रेजिडेंट इंडिविजुअल और टोटल इनकम अप टू 5 लाख, तो सर यू आर एलिजिबल, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल। बट न्यू टैक्स रेजिम में ऐसा नहीं है, इन्होंने आपको अप टू 7 लाख का तो बोला ही है, लेकिन 7 लाख से अगर आपकी इनकम थोड़ी सी ज्यादा है तो बेनिफिट और दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे समझना। इन्होंने क्या बोला है कि अगर आपकी इनकम 7 लाख है तब तक तो आप टेंशन लो ही मत, एक्चुअल टैक्स और 25,000 विच एवर इज लोअर वो बेनिफिट मिल जाएगा। बट अगर आपकी इनकम 7 लाख से थोड़ी सी ज्यादा है, 7 लाख से थोड़ी सी ज्यादा है, तो इन्होंने क्या बोला है, इफ टोटल इनकम मोर देन 7 लाख टैक्स कैन नॉट बी मोर देन, तो जो आपका टैक्स होगा ना वो कैन नॉट बी मोर देन लोअर ऑफ द फॉलोइंग। टैक्स ऑन टोटल इनकम, अभी हम देखते हैं, हमने जो एग्जांपल लिया वो क्या लिया है, 7.20 लैक्स, तो टैक्स ऑन टोटल इनकम, और इनकम अबाउ 7 लाख, इनकम अबाउ 7 लाख कितनी है, 20,000, और टैक्स ऑन टोटल इनकम कितना है, देखो टैक्स ऑन टोटल इनकम, हमने इनकम कितनी ली है, 7,20,000। चलो, तो अभी हमने क्या देखा था, फर्स्ट 3 लाख न्यू टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग पहले 3 लाख पे नील नो टैक्स, 3 लाख से 6 लाख पर 5% होता है, तो हमारा कितना हो जाएगा, 3 लाख का 5% इज इक्वल टू 15,000 रुपए। ठीक है, फिर आपका 6 लाख से 7,20,000, ठीक है ना, क्योंकि 6 लाख से 9 लाख के बीच में कितना होता है, 10%। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1,20,000 का 10%, ये कितना हो गया, 27,000, सॉरी 12,000, टोटल कितना हो गया, 27,000। अब देखना, इन्होंने यहाँ पे बोला है कि अगर आपकी इनकम 7 लाख से ज्यादा है, टोटल इनकम अबाउ 7 लाख अप टू, तो इन्होंने साफ बोल दिया आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा, एक्चुअल टैक्स और 25,000। बट इफ योर टोटल इनकम इज ग्रेटर देन 7 लाख, तो इन्होंने यहाँ पर क्या बोला है, टैक्स ऑन टोटल इनकम 27,000 और 20,000, 7 लाख से ऊपर इनकम कितनी है, 20,000। आप बोलते हो सर 7 लाख तो 1 रुपया टैक्स नहीं लगेगा, और 7 लाख के ऊपर जाते आप हमसे टैक्स ले रहे हो ना, तो इन्होंने यहाँ पे फायदा दिया आपको, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जैसे सरचार्ज पे मार्जिनल ले रहे थे ना, वैसा ही फायदा है, एक प्रकार से वैसा ही फायदा है। ये बोलता है कि 7 लाख तक तो रिबेट में मिल रही है, बट 7 लाख के ऊपर भी अगर तुम्हें तो भी फायदा दे रहे हैं। तो इन्होंने क्या फायदा किया, तुम्हारा 7 लाख से अगर तुम्हारी इनकम ज्यादा है तो तुम्हारा टैक्स निकालो टोटल इनकम पे, और बी निकालो एक्सेस इनकम कितनी है, विच एवर इज लोअर, इससे ज्यादा टैक्स नहीं लगेगा, मतलब तुम्हारा जो टैक्स लगेगा वो कितना होगा, 20,000 टैक्स लगेगा, और 20,000 पे 4% सेस लग जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। मतलब अगर मान लो ये कंसेप्ट नहीं लाया जाता तो 27,000 टैक्स इंपोज होता और 27,000 का 4% आप पे सेस लग जाता, तो दैट विल बी द फाइनल टैक्स। बट इन्होंने यहाँ आपको एक और एडवांटेज दे दिया कि अगर आपकी इनकम 7 लाख से ज्यादा है तो आपको टैक्स जो कैलकुलेट करना है, विच एवर इज लोअर आउट ऑफ दिस 3, टैक्स ऑन टोटल इनकम और इनकम अबाउट 7 लाख। और लेट्स अज्यूम ये हमारी इनकम होती, इसे आपको दूसरे एंगल से और समझाता हूं, लेट्स अज्यूम ये आपकी इनकम होती 7,30,000। अब देखना अब क्या होता, अब 7,30,000 होती तो 1,30,000 पे 10% के हिसाब से कितना हो जाता, 13,000, ये कितना हो जाता, 28,000। सो आपका टैक्स कितना बनता, आपका टैक्स अब यहां बनता 28,000, और अबाउ इनकम कितनी है, 30,000। कौन सा फायदा है आपके लिए, आपके लिए फायदा है कि आप नॉर्मल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग टैक्स दे दो, दैट्स इट, सिंपल। तो इन्होंने बोला है कि यहां अगर आपकी इनकम 7 लाख से थोड़ी सी ज्यादा है, आप देखोगे ना तो कैलकुलेट करोगे अराउंड 7,28,000 तक आपको ये वाला एडवांटेजेस रहेगा, लेकिन जैसे ही आपके साथ 28 से ज्यादा इनकम हो जाती है फिर टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम कैलकुलेट कर लो। आई होप दिस इज क्लियर। इसके बारे में डिटेल डिस्कशन होगा रेगुलर सेशंस के अंदर, मिलते हैं, ठीक है, और पूरा बताऊंगा क्यों लाया, क्या कारण था, कैसे हुआ, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। चलो, अब यहाँ एक चीज ध्यान रखना, तो हमने क्या देख लिया है, रिबेट अंडर सेक्शन 87A न्यू टैक्स रेजिम और ओल्ड टैक्स रेजिम दोनों के केस में हमने देख लिया है। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आपको हर इनकम पे 87A का रिबेट मिल जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 112A की इनकम है उस पर आपको 87A का रिबेट नहीं मिलेगा। कई बच्चों के क्वेश्चन आते हैं सर क्यों नहीं मिलेगा, जब मैंने पहला अपना सेशन लिया था तब उनके कई सारी क्वेरीज थी, मैंने बोला आप लॉजिक लगाओ।
अगर 112 ए की इनकम में उन्होंने क्या बोला है, इन एक्सेस ऑफ 1 लाख 10% टैक्सेबल, राइट। आपको ऑलरेडी 1 लाख का बेनिफिट वहां दे चुके हैं, आप और बेनिफिट एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो नहीं दिया जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने मना कर दिया है कि अगर आपकी टोटल इनकम में 112 ए की इनकम इंक्लूड है तो साहब उस पर आपको 87 ए का बेनिफिट नहीं मिलेगा, अदरवाइज बाकी जो भी इनकम है उस पर आपको 87 ए का बेनिफिट मिल जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। चलो नाउ कुछ स्पेशल नोट्स हैं वो हम देख लेते हैं। इफ नॉर्मल इनकम इज लेस देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, अगर आपकी नॉर्मल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है, इसे एग्जांपल से आपको समझाता हूं। मैंने आपको एक एग्जांपल लिया था 15 लाख। 15 लाख में मैंने आपको बताया था कि कैजुअल इनकम कितनी है, 2 लाख रुपए, स्पेशल इनकम कितनी है, 5 लाख रुपए, और नॉर्मल इनकम जिसे हम बैलेंसिंग फिगर लिया था वो कितनी थी, 8 लाख रुपए, राइट। अब मैं आपको थोड़ा सा उसको चेंज करता हूँ। लेट्स अज्यूम 12 लाख इज योर कैजुअल इनकम, ठीक है। 12 लाख नहीं लेते हैं इसे, लेट्स अज्यूम 9 लाख इज कैजुअल इनकम और आपकी स्पेशल इनकम है 5 लाख रुपए। तो अब आपका बैलेंसिंग फिगर नॉर्मल इनकम कितनी बची है, नॉर्मल इनकम बची है 1 लाख रुपए, ठीक है, 1 लाख रुपए, राइट। अब समझना, कैजुअल इनकम पे तो 30% टैक्स लग जाएगा। मान लो ये आपकी 112 की इनकम है तो इस पे 20% टैक्स लग जाएगा। अब यहाँ पर आप बोलोगे सर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के अकॉर्डिंग 0 टैक्स, राइट, 1 लाख रुपए 0 टैक्स, करेक्ट। बट आप देखो एक नुकसान हो रहा है आपका, आपको बोला जाता है कि सर आपको 2.5 लाख तक बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, 2.5 लाख तक बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, लेकिन आपको 2.5 लाख का एडवांटेज तो मिल ही नहीं रहा है। तो उसी एडवांटेज को देने के लिए इन्होंने क्या बोला है कि अगर आपकी नॉर्मल इनकम लेस देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, इफ योर नॉर्मल इनकम इज लेस देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, सो यहां पर देखो योर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट इज 2.5 लाख बट योर नॉर्मल इनकम इज 1 लाख। सो 1.5 लाख से आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कम है, तो इस 1.5 लाख का फायदा आपको मिलना चाहिए। तो इन्होंने बोला है हम देंगे, ये 1.5 लाख का आप सेट ऑफ कर सकते हो विथ योर स्पेशल इनकम। तो अब आप जब स्पेशल इनकम से इसे सेट ऑफ करोगे, ये चीज ध्यान रखना कि अगर आपकी नॉर्मल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है तो जितना कम है उतना आप स्पेशल इनकम से सेट ऑफ कर सकते हो। स्पेशल इनकम 111 ए, 112 ए और 112 से आप सेट ऑफ कर सकते हो, सिर्फ इन 3 से सेट ऑफ कर सकते हो, बाकी किसी से सेट ऑफ नहीं कर सकते, ये चीज ध्यान रखना। कैजुअल इनकम से सेट ऑफ हो सकता है, नहीं हो सकता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कैजुअल इनकम से कोई भी चीज सेट ऑफ नहीं हो सकती, इवन उसका लॉस भी सेट ऑफ नहीं हो सकता, उसका खर्चा भी सेट ऑफ नहीं हो सकता, ठीक है। सो कैजुअल इनकम पे 30% से टैक्स लग जाएगा। अब 5 लाख में ये 1.5 लाख सेट ऑफ हो जाएगा तो 3.5 लाख पर 20% के हिसाब से टैक्स लग जाएगा। मतलब अब यहां पर आपको देखोगे तो 1 लाख का फायदा यहां दे दिया और 1.5 लाख का फायदा यहां दे दिया, मतलब आपको बेसिक एग्जम्पशन में 2.5 लाख का फायदा मिल चुका है जो पहले आपका मिसिंग हो रहा था। तो आई होप फर्स्ट स्पेशल नोट इज ऑल्सो डन, ठीक है। सारी चीजें डिटेल में डिस्कस होती है रेगुलर बैच के अंदर जो स्टार्ट होने वाला है 20 या 21, मैं जल्दी ही अनाउंस कर दूंगा, आज या कल में अनाउंस कर दूंगा मैं, राइट। चलो अब आता है दूसरा डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C से 80U। दूसरा स्पेशल नोट क्या है वो समझो। ये बोलता है 80C से 80U का जो डिडक्शन होता है वो कभी भी नॉर्मल इनकम से ज्यादा नहीं होता है। अब एक चीज ध्यान रखना, आप अपनी टोटल इनकम कैलकुलेट करते हो, उसमें क्या करते हो, 5 हेड की इनकम लेते हो, 5 हेड की इनकम लेते हो, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, IFOS। लेट्स अज्यूम ये आपकी टोटल इनकम है, ठीक है, ये आई आपकी 10 लाख रुपए। अब 10 लाख रुपए में से आप क्या करते हो, लेस करते हो, सॉरी अगर मान लो क्लबिंग और सेटअप का कोई एडजस्टमेंट है तो वो करते हो, उसके बाद 80C से 80U की डिडक्शन लेते हो। मान लो आपने 4 लाख का 80C से 80U का डिडक्शन लिया है तो आपको मिल जाएगा, यस मिल जाएगा, और 6 लाख रुपए विल बी योर टोटल इनकम। अब समझना दिस इज द सिचुएशन। आपकी कैजुअल इनकम कितनी है, 9 लाख रुपए, आपकी स्पेशल इनकम कितनी है, 5 लाख रुपए, और आपकी नॉर्मल इनकम कितनी है, 1 लाख रुपए। तो आप बोलते हो सर मेरी टोटल इनकम कितनी है, 15 लाख। लेट्स अज्यूम दिस इज द ग्रॉस टोटल इनकम। आप बोलते हो सर मेरा 1.5 लाख रुपए का 80C का इन्वेस्टमेंट है, 1.5 लाख रुपए का मेरा 80C का इन्वेस्टमेंट है, क्या मैं उसका फायदा ले सकता हूं, क्या लगता है। मेरी ग्रॉस टोटल इनकम इज 15 लाख। ग्रॉस टोटल इनकम में मैंने बता दिया कि कैजुअल इनकम, लॉटरी की इनकम जो IFOS में आती है वो मैंने बता दी कि 9 लाख रुपए है। मेरी 112 ए का कैपिटल गेन है वो बता दिया मैंने 5 लाख रुपए, दैट इज द कैपिटल गेन का इनकम है। फिर मैंने बता दिया कि सर मेरा बिजनेस है उसका 1 लाख रुपए मेरी कमाई है, मतलब दिस इज योर नॉर्मल इनकम, दिस इज कैजुअल, दिस इज स्पेशल एंड दिस इज द नॉर्मल इनकम, करेक्ट। तो मेरी टोटल इनकम कितनी हो गई, 15 लाख रुपए।
अब मैं बोलता हूं सर मुझे एटीसी से एटीयू का डिडक्शन लेना है, 15 लाख रुपए में से ले लो, कौन मना कर रहा है? 1.5 लाख रुपए आपको एटीसी में बेनिफिट मिलता है, यस मिलता है ना, हाँ मिल जाएगा। नहीं मिलेगा। यहां पर एक चीज ध्यान रखना, इन्होंने बोला है एटीसी से एटीयू का जो डिडक्शन होता है ना, कभी भी नॉर्मल इनकम से ज्यादा नहीं हो सकता। दिस इज कैजुअल इनकम, दिस इज स्पेशल इनकम, इस पर आपको एटीसी से एटीयू का डिडक्शन नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल इनकम पे आपको एटीसी से एटीयू का डिडक्शन मिलेगा। तो मैक्सिमम आप 1 लाख रुपए का एटीसी से एटीयू का डिडक्शन ले सकते हो, उससे ज्यादा नहीं ले सकते हो, ये चीज ध्यान रखना। चलो, तो दूसरा स्पेशल नोट भी आपका कंप्लीट हो चुका है। तीसरा, फिर आपने जो भी टैक्स कंप्यूट किया है हमेशा उस फाइनल टैक्स को भी मल्टीपल किया जाता है नियरेस्ट 10 रुपीज में। जैसे हमने क्या देखा था, टोटल इनकम को नियरेस्ट 10 रुपीज में कन्वर्ट किया जाता है, वैसे भी फाइनल टैक्स को भी नियरेस्ट 10 रुपीज में कन्वर्ट किया जाता है। चौथा कंसेप्ट आता है पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ द एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम के केस में पार्शियल इंटीग्रेशन क्या होता है? 3 स्पेशल नोट हो चुके हैं, चौथा स्पेशल नोट, सर एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगता ही नहीं है, तो फिर आप इसे टैक्स क्यों लगा रहे हो? देखो, एग्रीकल्चर इनकम पे नो डाउट टैक्स नहीं लगता है, डिपार्टमेंट ने बोला हम टैक्स नहीं लगाएंगे, बट हम टैक्स लगाने का तरीका चेंज कर देंगे। टैक्स लगाने का तरीका चेंज कर देंगे। क्यों ये तरीका चेंज किया गया है, इसे अभी मैं इसमें नहीं बता सकता, रेगुलर में डिटेल में डिस्कस होता है ये सारी चीजें, राइट। देखो, अब इन्होंने क्या बोला है कि लेट्स अज्यूम, इन्होंने यहां पर बोला है सबसे पहले अगर आपके पास एग्रीकल्चर इनकम है तो हम तरीका चेंज कर देंगे, बट हर केस में नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये पार्शियल इंटीग्रेशन का जो कंसेप्ट है, मतलब टैक्स कंप्यूट करने का तरीका जो चेंज होगा वो कुछ केसेस में ही होगा। अगर आप इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीवाई आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हो, अगर आपका एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा हो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, और नॉन एग्रीकल्चर इनकम मान लो आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा हो, अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती है, यू आर इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीवाई आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, दूसरा आपकी जो एग्रीकल्चर इनकम है 5,000 रुपए से ज्यादा है, और आपकी जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है वो आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है, व्हाट अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो 3 लाख रुपए, वेरी सीनियर सिटीजन हो तो 5 लाख रुपए, और नॉर्मल हो तो 2.5 लाख रुपए। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती है तो हम पार्शियल इंटीग्रेशन का कंसेप्ट यहां पर इंट्रोड्यूस करेंगे। अब होगा क्या इस कंसेप्ट में, ये बोलता है, लेट्स अज्यूम, आपको मैं समझाता हूं कि एग्रीकल्चर इनकम है मान लो उनकी 5 लाख रुपए, ठीक है, दिस इज द एग्रीकल्चर इनकम, और मान लो मैं यहां बोलता हूं नॉन एग्रीकल्चर इनकम जो है वो है मान लो 15 लाख। तो अब देखो आप क्या होगा, और आप हैं इंडिविजुअल, तो आपकी तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, यस सर। एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा है, यस ये फुलफिल हो रहा है। यू आर इंडिविजुअल एचयूएफ, यस, ठीक है। और आपका नॉन एग्रीकल्चर इनकम दैट इज 15 लाख, क्या ये बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है? यस, आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है लेट्स अज्यूम 2.5 लाख रुपए। तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो इन्होंने बोला कि आपका पार्शियल इंटीग्रेशन का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हो जाएगा। अब इसमें किस तरीके से टैक्स कंप्यूट किया जाता है, इन्होंने 3 स्टेप बताई है। स्टेप 1, पहला तो इन्होंने क्या बोला है, 5 लाख प्लस 15 लाख, 20 लाख पे टैक्स लगा लो। अरे सर एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगा ही नहीं सकते, आपने कैसे लगा लिया? अरे टेंशन काहे को लेते हो, डिपार्टमेंट ने बोला टेंशन नहीं लेने का, तुम्हें टेंशन है ना कि हमने एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगा लिया, हाँ लो भाई ये तुम्हारी टेंशन को खत्म कर देते हैं। तुम्हारी एग्रीकल्चर इनकम कितनी है? 5 लाख रुपए, चलो भाई इस 5 लाख पे हम तुम्हें बेनिफिट दे देते हैं, तुम्हारा बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट प्लस 5 लाख, तो क्या करो 7.5 लाख पे टैक्स लगा लो। अब जो 20 लाख का टैक्स है, ठीक है, उसमें से ये 7.5 लाख वाला टैक्स लेस कर दो। लो भैया, हमने क्या तुम्हारी एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाया, तुमको प्रॉब्लम हो रही थी स्टेप 1 में, लो हमने तुम्हारी ये एग्रीकल्चर इनकम पे जो टैक्स लगाया है वो हम रिफंड कर रहे हैं तुम्हें। अब ये स्टेप 3, दिस विल बी योर फाइनल टैक्स, स्टेप 1 माइनस स्टेप 2, ठीक है। दिस इज द मैनर ऑफ कंप्यूटेशन इन केस ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन। आप सोच रहे हो वैसे फायदा क्या डिपार्टमेंट का, कैलकुलेट करके देखो, फायदा समझ में आ जाएगा। देयर इज अ फायदा। अगर आप सिर्फ और सिर्फ 15 लाख पे टैक्स लगाते तो थोड़ा सा लोअर टैक्स बनता, लेकिन आप इस मेथड से टैक्स लगा रहे हो, थोड़ा सा डिपार्टमेंट को हायर टैक्स आएगा। बिकॉज यहां पर आप सोचो क्योंकि उसकी 5 लाख, उसकी अर्निंग कैपेसिटी थोड़ी सी ज्यादा है, 5 लाख है। अब सेम कंपैरिजन करो कि अगर मान लो एक बंदा है जो सिर्फ और सिर्फ सैलरी से 15 लाख रुपए कमा रहा है, और एक बंदा है जो सैलरी से 15 लाख कमा रहा है और साथ में एग्रीकल्चर इनकम 5 लाख रुपए कमा रहा है, सो इसका लिविंग स्टैंडर्ड थोड़ा सा ज्यादा है, तो इस पर थोड़ा सा ज्यादा टैक्स लगना चाहिए। उसी पर्पज के लिए इन्होंने ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया। डिटेल में डिस्कस करेंगे इन द रेगुलर बैच। चलो, अब आता है कि सर आपको ये जो टैक्स आपको देना होता है, ये एडवांस टैक्स, हम अलग से एक टॉपिक है वहां पर हम देखेंगे, बट आपको एडवांस टैक्स 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देना होता है, ठीक है। चलो, रिटर्न्स ऑफ इनकम, यस विल सी इन द सेपरेट चैप्टर। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ऑलवेज जो भी आपका फाइनल टैक्स आता है उसमें 4% आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस देना होता है। अब हम आते हैं न्यू टैक्स रिजीम पर।
यस, न्यू टैक्स रिजीम। सबसे पहले मैं आपको अब बता देता हूं कि न्यू टैक्स रिजीम में क्या क्या है, किस किस को बेनिफिट है। सबसे पहले देखो, अगर आप कंपनी हो तो कंपनी में सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक कंपनी के पास ऑप्शन है कि वो न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट कर सकती है, ऑप्शनल, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑप्शनल, मैंडेटरी, ठीक है ना, मतलब डिफॉल्ट रिजीम, ठीक है ना। इनके लिए तो डिफॉल्ट रिजीम कर दिया है। कंपनी के लिए जो ओल्ड टैक्स रिजीम है दैट इज डिफॉल्ट है, बट अगर आप न्यू में जाना चाहते हो तो वो उनके पास ऑप्शन है कि वो जा सकते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी भी अगर न्यू में जाना चाहती है ऑप्शन है कि वो जा सकती है, बट इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए तो डिफॉल्ट रिजीम कर दिया है। बोले दिस न्यू टैक्स रिजीम विल बी द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। ओवर अ टाइम इनका टारगेट है कि इसे ओल्ड को हटा ही देंगे, ठीक है। बट ठीक है, कोई बात नहीं, अभी हम तो देखते हैं दिस इज द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। अगर आप ओल्ड में जाना चाहते हो तो आपको ऑप्ट करना पड़ेगा रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट के पहले पहले, अदरवाइज आप न्यू में कहलाओगे। अगर आप न्यू में आते हो 115 BAC तो क्या होगा, किस तरीके से आपका टैक्स कंप्यूट किया जाएगा। चलो सबसे पहले मैं आपको इंडिविजुअल और एचयूएफ वाला बता देता हूं ताकि आपके दिमाग के जो क्वेश्चन हैं कि सर ऐसे क्या एडवांटेज हमारे इन्होंने ले लिए, हमको टैक्स रेट में फायदा दिया बट हमारी कुछ एग्जम्पशंस डिडक्शन विड्रॉ कर लिए, ऐसे क्या डिडक्शंस और एग्जम्पशंस थी, मैं बता देता हूं। सबसे पहले हम चलते हैं इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में। देखो, हमने यहां पर देखा था कि अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग जाते हो तो दीज आर द टैक्स रेट्स, बट अगर आप न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग जाते हो तो दीज आर द टैक्स रेट्स। तो एक बार हमें लगता है कि यार ये फायदेमंद है, दिस इज फायदा, बिल्कुल दिस इज फायदा, क्योंकि यहां पर टैक्स रेट्स एज कंपेयर टू ओल्ड टैक्स रिजीम कम है। लेकिन एक फायदा दिया और एक फायदा ले लिया। तो क्या फायदा लिया, फायदा विड्रॉ कर दिया। जो फायदा हमें ओल्ड टैक्स रिजीम में मिल जाता है, अवेलेबल इन ओल्ड बट विड्रॉ इन न्यू, तो कुछ फायदे हैं जो आपको ओल्ड में मिल जाते थे वो न्यू में उन्होंने विड्रॉ कर लिए हैं। देखिए, अब मैं आपको बताता हूं 5 हेड को समझो, सबसे इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं रहेगी। सैलरी में कुछ आपको फायदे मिलते थे वो उन्होंने विड्रॉ कर लिए, हाउस प्रॉपर्टी में आपको कुछ फायदे मिलते थे वो इन्होंने विड्रॉ कर लिए, पीजीबीपी में आपको कुछ फायदे मिलते थे वो इन्होंने विड्रॉ कर लिए, आईएफओएस में आपको कुछ फायदे मिलते थे वो इन्होंने विड्रॉ कर लिए, कैपिटल गेन का कोई भी फायदा इन्होंने विड्रॉ नहीं किया, ठीक है। तो आ जाओ समझते हैं। तो इन 4 हेड के अंदर आपकी कुछ एग्जेम्पशन और डिडक्शन आपको मिला करती थी, वो अब नहीं मिलेगी अगर आप न्यू टैक्स रेजिम में जाते हो तो, ठीक है। चलो, पहला इन्होंने क्या बोला है, पहला इन्होंने बोला है कि सैलरी हेड में आपको लीव ट्रैवल अलाउंस का बेनिफिट मिल जाता था। लीव ट्रैवल अलाउंस मतलब आप विद इन इंडिया कहीं भी घूमने जाते हो तो आपको आपका एक्चुअल एक्सपेंडिचर और लिमिट विच एवर इज लोअर वो आपको बेनिफिट मिल जाया करता था, ठीक है। ये हम सैलरी में डिस्कस करेंगे बट इट्स नॉट रिलेवेंट फॉर द फाइनल स्टूडेंट, मतलब ज्यादा रिलेवेंट नहीं है, बट मैं आपको अपने सेशन प्रोवाइड कराऊंगा जहां पर सैलरी की आपकी क्विक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। देखो, मेरा एक ही कंसेप्ट होता है कि कोई भी चीज को छोड़ना नहीं है। जब हम रैंक की तैयारी कर रहे हैं ना तो एक भी चीज छोड़ ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये तैयारी हम करेंगे, ठीक है। फिर आता है आपका एचआरए, जो बेनिफिट आपको एलटीए और एचआरए का ओल्ड टैक्स रिजीम में मिल जाता था वो बेनिफिट आपको नहीं मिलता है, क्योंकि मान लो एक सर्टेन अमाउंट आपकी एग्जेम्प्ट हो जाया करती थी। लेट्स अज्यूम, एक एग्जांपल लेता हूं, मान लो आपका 10 लाख रुपए का एचआरए है, तो एचआरए का आपको एक सर्टेन अमाउंट आपका एग्जेम्पशन मिल जाया करता था। लेट्स अज्यूम मान लो 4 लाख की आपको एग्जेम्पशन मिल गई तो 6 लाख रुपए ही टैक्सेबल हुआ करता था। बट न्यू टैक्स रिजीम में आप जाओगे तो आपको ये पूरा का पूरा 10 लाख टैक्सेबल हो जाएगा, मतलब ये 4 लाख का बेनिफिट आपको मिला, एग्जेम्पशन मिली है, वो न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलेगी। समझ आ रहा है? सो एलटीए एचआरए का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। इवन कुछ अलाउंसेस होते हैं, ऑफिशियल अलाउंसेस और पर्सनल अलाउंसेस, तो वो पहले आपको एग्जेम्प्ट हुआ करते थे। ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर आपको बेनिफिट मिल जाएगा, बट न्यू टैक्स रिजीम में वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। बट कुछ ऐसे अलाउंसेस है जो ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको बेनिफिट मिलते हैं, न्यू में भी आपको दे देंगे, कुछ, नॉट ऑल। तो कुछ में आता है सबसे पहले ट्रांसपोर्ट अलाउंस टू द हैंडीकैप एम्प्लॉय, ट्रैवलिंग अलाउंस। ट्रैवलिंग अलाउंस क्या होता है, अगर आप एक सिटी से दूसरी सिटी में जा रहे हो उसके लिए जो आपको अलाउंस दिया जाता है दैट इज ट्रैवलिंग अलाउंस। फिर आता है आपका डेली अलाउंस, अगर आप एक सिटी से दूसरी सिटी में ऑफिशियल पर्पस के लिए जा रहे हो तो ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है, कुछ खाओगे पियोगे उसके लिए डेली अलाउंस मिलता है। और कन्वेंस अलाउंस क्या है, कोई जरूरी है क्या काम के लिए आप एक सिटी से दूसरी सिटी में जाओगे, एक विद इन अ सिटी भी तो जा सकते हो, तो उसके लिए जो मिलता है दैट इज कन्वेंस अलाउंस। ये न्यू टैक्स रिजीम में भी आपको मिल जाएंगे, मतलब ये इनका एग्जेम्पशन आपको न्यू टैक्स रिजीम में भी मिल जाएगा। फिर आता है जो चैप्टर 6 की डिडक्शन हुआ करती थी, ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको चैप्टर 6 की डिडक्शन मिलती थी, प्रोफेशनल टैक्स, एंटरटेनमेंट अलाउंस और स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए की। ये जो सेक्शन 16 की जो डिडक्शन है वो आपको न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलेगी। बट फाइनेंस एक्ट 2023 में उन्होंने बोल दिया कि जो 50,000 का डिडक्शन है
वो हम दे देंगे। लास्ट ईयर तक क्या था, 50,000 रुपए की डिडक्शन भी नहीं मिलती थी, बट अब मिल जाएगी। तो ये चीज ध्यान रखना, दिस इज इन्होंने इस बार अमेंडमेंट कर दिया है, 50,000 रुपए का डिडक्शन तो हम आपको दे देंगे। उसके अलावा सेक्शन 16 के अंदर जो हमें डिडक्शन मिला करती थी तीन, एंटरटेनमेंट, प्रोफेशनल टैक्स और 50,000 रुपए की, तो 50,000 रुपए की तो अभी भी मिल जाएगी न्यू के अंदर, बट बाकी नहीं मिलेगी। प्रोफेशनल टैक्स की और एंटरटेनमेंट की हमें डिडक्शन नहीं मिलेगी, ठीक है। और ये कहता है कि सैलरी हेड में जो आपको अलाउंसेस और परक्यूजर्स मिलते हैं उनसे रिलेटेड जो एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस है वो भी आपको नहीं मिलेगी, वो सब इन्होंने यहाँ पर विड्रॉ कर ली है, ठीक है। फिर आ जाओ हाउस प्रॉपर्टी में। हाउस प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो उसकी एनएवी 0 ली जाती है, राइट, उसकी एनएवी 0 होती है, 0। अब उस एनएवी में से आपको जो डिडक्शन मिलती है, डिडक्शन 30% जो डिडक्शन मिलती है, अब इस 0 का क्या 30% कैलकुलेट करोगे तो चलो कोई बात नहीं, बट अगर आपका कोई इंटरेस्ट ऑन लोन है ऑन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी तो वो आपको 2 लाख रुपए तक का बेनिफिट मिल जाता था। तो आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लॉस आता था 2 लाख रुपए तक का, और ये लॉस आप किसी भी हेड की इनकम से सेट ऑफ कर सकते थे। बट इन्होंने अब बोल दिया कि अब ये इंटरेस्ट का बेनिफिट हम आपको नहीं देंगे इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। इंटरेस्ट फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 24B आपको बेनिफिट 1 रुपए का भी नहीं मिलेगा, मना ही कर दिया। ओल्ड टैक्स रिजीम में यस मिल जाएगा, न्यू टैक्स रिजीम में ये बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। इसी तरीके से लेट्स अज्यूम अगर आपकी लेट आउट प्रॉपर्टी है तो मान लो आपकी जो भी एनएवी आती है और जो भी आपने इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है, सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में 2 लाख का रेस्ट्रिक्शन था, लेट आउट के केस में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जितना भी आपका इंटरेस्ट है वो सारा का सारा आप लेस कर सकते हो अपनी इनकम में से। तो इन्होंने बोला है कि लॉस ऑन लेट आउट प्रॉपर्टी, तो इंटरेस्ट सारा लेस कर दो, फिर जो लॉस आएगा, अगर मान लो लॉस ऑन लेट आउट प्रॉपर्टी है तो पहले आप किसी भी हेड से सेट ऑफ कर सकते थे, अब इन्होंने मना कर दिया, आप किसी भी हेड से हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सेट ऑफ नहीं कर सकते। आप हाउस प्रॉपर्टी के किसी भी हेड से इनकम से कर लो सेट ऑफ, बट किसी दूसरे हेड से, सैलरी हेड से, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, आईएफओएस, किसी भी हेड से आप ये लॉस सेट ऑफ नहीं कर सकते। न्यू टैक्स रिजीम के अंदर ये मना कर दिया है, तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। चलो, तो ये सैलरी हमने कंप्लीट कर लिया, हाउस प्रॉपर्टी हमने कंप्लीट कर दिया। नाउ कम ऑन दी आईएफओएस। आईएफओएस में क्या होता था, पहले अगर आपको आइडिया हो कि माइनर की इनकम पेरेंट्स में क्लब होती थी और 1500 रुपए का आपको एग्जेम्पशन मिल जाया करता था अंडर सेक्शन 1032, ठीक है, 1500 रुपए पर चाइल्ड, वो बेनिफिट उन्होंने मना कर दिया कि बोले क्लबिंग तो हो जाएगा लेकिन जो 1500 रुपए की एग्जेम्पशन आपको मिल रही है वो नहीं मिलेगी, दैट्स इट। अलाउंसेस टू एमपी और एमएलए वो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, अलाउंसेस टू एमपी और एमएलए वो बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। इसमें लास्ट ईयर तक हुआ करता था फैमिली पेंशन, अब वो बेनिफिट मिल रहा है। सिर्फ और सिर्फ ये 2 बेनिफिट ही इन्होंने मना किए हैं, ये 2 बेनिफिट आपको आईएफओएस के अंदर नहीं मिलेंगे, ठीक है। चलो, फिर आता है आपका पीजीबीपी के कौन कौन से ऐसे बेनिफिट्स हैं जो हमें विड्रॉ कर लिए गए हैं न्यू टैक्स रिजीम में। अगर आप पीजीबीपी में जाओगे तो आपको एक एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिला करता था, अगर याद आ रहा हो आपको 20% एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलता था। जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलता है वो तो मिलता ही है, उसके अलावा अगर आप न्यू प्लांट एंड मशीनरी खरीदते हो एंड इफ यू आर इन द मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है ना, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन और पावर जनरेशन, तो उस केस में आपको एडिशनल 20% आपका एक बेनिफिट मिला करता था एडिशनल डेप्रिसिएशन, वो नहीं मिलेगा, वो इन्होंने विड्रॉ कर लिया। टी कॉफी 33AB और 33ABA, अगर आप टी कॉफी रबर के लिए नाबार्ड में कोई अमाउंट डिपॉजिट कराते हो या पेट्रोलियम और नेचुरल गैस बिजनेस के लिए साइट रेस्ट्रिक्शन फंड में कोई अमाउंट डिपॉजिट कराते हो तो उसका आपको बेनिफिट मिला करता था, राइट, वो बेनिफिट आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। इसी तरीके से आप अगर साइंटिफिक रिसर्च के लिए कंट्रीब्यूट करते हो किसी अदर्स को, एक तो होता है सेक्शन 35 में कंट्रीब्यूट फॉर और खुद के बिजनेस के लिए, वो बेनिफिट तो आपको मिल जाएगा न्यू टैक्स रिजीम में, बट कंट्रीब्यूशन टू अदर्स जो आप करते थे 100% आपको बेनिफिट मिल जाया करता था, वो बेनिफिट आपको न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलेगा। इसी तरीके से 35AD जो स्पेसिफाइड बिजनेस है, अगर आपने कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है एक्सेप्ट लैंड, गुडविल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, तो आपको बेनिफिट मिल जाया करता था। ओल्ड टैक्स रिजीम में मिल जाता है बट न्यू टैक्स रिजीम में इन्होंने विड्रॉ कर लिया, वो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। 3533 एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट, जो भी आपने कैपिटल या रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर करते हो वो आपको वहाँ बेनिफिट मिल जाता था, ठीक है, बट न्यू टैक्स रिजीम में आपको 35CCC का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मोटा मोटी अपन ने देखा है कि 5 हेड के अंदर उन्होंने आपकी क्या क्या एग्जेम्पशंस विड्रॉ की है। अब इसके अलावा एक बहुत ही मेजर बेनिफिट हमें मिला करता था 80C से 80U का, न्यू टैक्स रिजीम में वो 80C से 80U विड्रॉ कर लिया गया है, उन्होंने मना कर दिया है कि अब आपको 80C से 80U का कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा एक्सेप्ट 80CCD2, ये होता है एम्प्लॉयर ने अगर एनपीएस में कंट्रीब्यूट किया है तो। 80JJAA न्यू एम्प्लॉयमेंट अगर आप क्रिएट करते हो तो उसके लिए जो खर्चा कर रहे हो न्यू एम्प्लॉयमेंट के लिए वो, और 80CCH ये होता है जो आर्मी वाले हैं उनके लिए एक नया ये न्यू अमेंडमेंट है
ठीक है ना, उनके लिए जो अमाउंट डिपॉजिट किया जाता है उस पर आपको बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, सो और एक 10AA, 10AA का भी आपको बेनिफिट मिला करता था। 10AA मतलब क्या होता है कि अगर आप SEZ में लोकेटेड हो तो आपका जो भी एक्सपोर्ट प्रॉफिट है, फर्स्ट 5 ईयर में 100% एक्सपोर्ट प्रॉफिट का आपको 10AA का डिडक्शन मिल जाता था, नेक्स्ट 5 ईयर में 50%, और अगले 5 सालों में आपने एक स्पेसिफिक रिजर्व में जो अमाउंट ट्रांसफर की है वो, बट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 50% ऑफ द एक्सपोर्ट प्रॉफिट, वो आपको बेनिफिट मिल जाया करता था। बट वो बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा अगर आप न्यू टैक्स रेजिम में जाते हो तो। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर कि क्या क्या बेनिफिट्स आपके विड्रॉ कर लिए गए हैं न्यू टैक्स रेजिम के अंदर। अब आते हैं नेक्स्ट, यहां पर इन्होंने क्या बोला है, असेसी ऑप्टिंग फॉर द अफोर्सेड कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स वुड ऑल्सो बी। यहां अगर मान लो आप न्यू टैक्स रेजिम में अगर आप आ जाते हो तो ये कहता है कि इनसे रिलेटेड, ये जो है इन सभी से रिलेटेड अगर आपका कोई पहले का बैलेंस बचा हुआ हो, आप चाहो कि अब उसे आगे सेट ऑफ कर लो, कैरी फॉरवर्ड कर लो, सर मेरा पहले का बैलेंस बचा हुआ है, जब मैं ओल्ड टैक्स रेजिम में था तो मेरा बैलेंस था, क्या मैं न्यू टैक्स रेजिम में उसे सेट ऑफ कर सकता हूं क्या? नहीं सर, ओल्ड बैलेंस का कुछ नहीं कर सकते, वो लैप्स हो जाएगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपका यहाँ पर कंप्लीट। अब ये बोलता है कि यहाँ पर सर वो सीनियर सिटीजन वाला बेनिफिट मिलता है क्या? नो, यहाँ पर आपको 60 ईयर, वो 8 ईयर सीनियर सिटीजन वाला कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। कोई स्लैब रेट अपन जो देखा था ओल्ड टैक्स रेजिम में, आपने देखा था कि अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो 3 लाख रुपए, वेरी सीनियर सिटीजन हो तो 5 लाख रुपए का आपका बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट हो जाता है, बट न्यू टैक्स रेजिम में आपको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, रिबेट का ऑप्शन यस मिल जाएगा, और हमने देखा है 7 लाख वाला ऑप्शन, और यहाँ पर 7 लाख से ज्यादा हो तो इन्होंने क्या बोला है कि टैक्स ऑन टोटल इनकम और इनकम अबाउ 7 लाख विच एवर इज लोअर, वो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, चलो सरचार्ज एप्लीकेबल है, सरचार्ज में कोई डिफरेंसेस नहीं है, बस एक डिफरेंस है ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम में, कि ओल्ड टैक्स रेजिम में 2 करोड़ से 5 करोड़ तक 25% है, 5 करोड़ से ज्यादा है तो 37% है, बट न्यू टैक्स रेजिम में इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 2 करोड़ से ज्यादा होते ही 25% कर दिया है, 37% वाली जो सरचार्ज की रेट है उसको हटा दिया है। ठीक है, और स्पेशल इनकम पर स्पेशल रेट्स के अकॉर्डिंग टैक्स इंपोज किया जाएगा, कोई उसमें डिफरेंस नहीं है। ठीक है, चलो दीज आर सम जनरल नोट्स कि अगर मान लो एसएससी नॉट हैविंग एनी बिजनेस इनकम, अगर मान लो एसएससी के पास बिजनेस इनकम नहीं है तो एन नंबर ऑफ टाइम वो स्विच कर सकता है। मान लो इस साल वो न्यू टैक्स रेजिम में आता है और अगले साल वो ओल्ड में आना चाहता है, यस आ सकता है, एन नंबर ऑफ टाइम्स स्विच कर सकता है अगर बिजनेस इनकम नहीं है। और अगर बिजनेस इनकम है तो अगर एक बार मान लो उसने ओल्ड ऑप्ट कर लिया, राइट, तो ओल्ड में चलता रहेगा, और अगर मान लो ओल्ड से फ्यूचर में कॉन्ट्रावेंशन करके वो न्यू में आ जाता है तो फिर वो कभी भी ओल्ड में नहीं जा सकता है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, AMT इज नॉट एप्लीकेबल, अगर आप 115 BAC ऑप्ट कर लेते हो तो अल्टरनेट मिनिमम टैक्स जो मैं आपको बाद में डिस्कस करने वाला हूं वो एप्लीकेबल नहीं होगा। ये क्या होता है डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जो मैक्सिमम डेप्रिसिएशन है दैट इज 40%। तो हमने यहाँ इंडिविजुअल के बारे में आपको पूरा एनालाइज करके बता दिया है कि न्यू टैक्स रेजिम वर्सेस ओल्ड टैक्स रेजिम। तो अब आप खुद से अगर एनालाइज करोगे ओल्ड वर्सेस न्यू तो आपको खुद को आइडेंटिफाइड होगा बेस्ड ऑन योर इनकम कि विच ऑप्शन इज बेनिफिशियल फॉर यू। अब आते हैं फॉर द इन केस ऑफ कंपनीज, कंपनीज के केस में क्या सिचुएशन रहेगी। यस, तो यहां पर आपको क्लियरिटी हो चुकी है, डिफॉल्ट रिजीम फॉर द इंडिविजुअल HUF AOP BOI आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, राइट, बट नॉट डिफॉल्ट फॉर द कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी। सो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कंपनी के केस में। और कंपनी के केस में एक चीज ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक कंपनी को फायदा मिलता है, और जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसमें सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी को ही न्यू टैक्स रेजिम का बेनिफिट मिल सकता है अगर वो लेना चाहे तो। बाय डिफॉल्ट ओल्ड टैक्स रेजिम ही लगेगा उन पे, हमने देखा था ना फ्लैट रेट 30% 40%, वो देखा था हमने, राइट। और कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी हमने देखा था, पहला 10,000 10%, 10,000 से 20,000 20%, 20,000 से ज्यादा है तो 30%, वो बाय डिफॉल्ट उनके लिए वही रहेगा। बट इनके पास ऑप्शन है कि वो चाहें तो न्यू टैक्स रेजिम में जा सकते हैं। न्यू टैक्स रेजिम में जाते हैं तो क्या होगा, इनको टैक्स रेट में कुछ फायदा मिलेगा। ठीक है, देखते हैं इनको क्या फायदे मिलते हैं और क्या फायदे इनके छीन लिए गए हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं सो यहाँ पर मेजरली में हम अपन डिस्कस करेंगे 115 BA इज नॉट रिलेवेंट एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने बहुत 2016 में लेके आए थे, उन्होंने टैक्स रेट 25% कर दी थी। आजकल इसका यूज नहीं है, क्योंकि आजकल आप देख रहे हो, अपन ने देखा था कि अगर 20-21 का टर्नओवर अगर उनका 400 करोड़ तक है तो उस केस में उनकी जो डोमेस्टिक कंपनी है उसकी टैक्स रेट कितनी हो जाएगी, 25%। जनरल टैक्स रेट होती है 30%। देखो मैं एक बार वापस से आपको दिखा देता हूँ ताकि आप कनेक्ट कर सको। देखो
डोमेस्टिक कंपनी के केस में जनरल टैक्स रेट क्या थी 30%, और इस साल 21-22 फाइनेंस एक्ट 2023 से 21-22 कर दिया है ये, ठीक है, पहले ये 20-21 हुआ करता था। अब यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है कि जनरल डोमेस्टिक कंपनी की जो टैक्स रेट है दैट इज 30%, बट अगर आपका प्रीवियस ईयर 21-22 का टर्नओवर अप टू 400 करोड़ है तो आप पे जो टैक्स रेट होगी दैट इज 25%, दैट इज 25%। आपको कोई ऑप्शन ऑप्ट करने की जरूरत नहीं, बाय डिफॉल्ट 25% है। तो आप क्यों 115 बीए ऑप्ट करोगे, कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बीए में फायदा क्या है, सिर्फ और सिर्फ टैक्स रेट का ही फायदा है कि भैया 30% की जगह तुम्हारी टैक्स रेट हमने 25% कर दी है, बाकी कोई फायदा नहीं है वहां पर, बाकी सारी चीजें सेम है। तो मैं यहाँ पर 115 बीए डिस्कस नहीं कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट आपको 115 बी डबल ए, जहां पर आपको एक एडवांटेज दिया गया है बी ए और 115 बी ए और 115 बी ए बी मैं यहां पर डिस्कस कर रहा हूं। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी आप बिल्कुल सेम समझ जाओगे अगर आपने 115 बी ए और बी ए बी समझ लिया है तो। देखो 115 बी ए डी दिस इज फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी अदर देन दी कोऑपरेटिव सोसाइटी हु इज इन द मैन्युफैक्चरिंग, ये इस साल इंसर्ट हुआ है फाइनेंस एक्ट 2023 से। और 115 बी ए ई दिस इज द अमेंडमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो मैन्युफैक्चरिंग में है, ये फाइनेंस एक्ट 2023 से इंसर्ट किया गया है। जैसे 115 बी ए कंपनीज पे है, सेम बी ए डी कोऑपरेटिव सोसाइटी पे आ जाएगा, सेम टर्म्स एंड सारे के सारे प्रोविजन ऑलमोस्ट सेम है, आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपने 115 बी ए अच्छे से समझ लिया तो आपका बी ए डी कंप्लीट हो जाएगा, और बी ए बी समझ लिया तो आपका बी ए ई कंप्लीट हो जाएगा, बिकॉज बी ए बी होता है कंपनी फॉर जो मैन्युफैक्चरिंग में है, और यहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो मैन्युफैक्चरिंग में उनके लिए बी ए ई, बीएबी और बीएई ऑलमोस्ट सेम है, ये कंपनी के लिए है, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए है, ठीक है। तो चलो हम ये दो पढ़ेंगे और इससे हमारे ये दो भी कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है, और यहां पर हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो 115 बीएए के अंदर क्या होता है। 115 बीए मैंने आपको बताया था कि जो न्यू टैक्स रिजीम का जो ऑप्शन है दिस इज ओनली फॉर डोमेस्टिक टैक्स, डोमेस्टिक कंपनीज, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक कंपनी ही न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट कर सकती है। अगर मान लो उनको 115 बी ए ऑप्ट करना है तो ओनली डोमेस्टिक कंपनी ऑप्ट कर सकती है, या बी ए बी भी ऑप्ट करना है तो डोमेस्टिक कंपनी ही ऑप्ट कर सकती है, बट कब। अब देखो डोमेस्टिक कंपनी प्रीवियस ईयर 19-20 ऑनवर्ड्स इसका बेनिफिट ले सकती है, तो अब तो हम इसका कोई रिलेवेंस नहीं है कौन से ईयर की है, प्रीवियस ईयर 19-20 के ऑनवर्ड्स ये बेनिफिट इंट्रोड्यूस किया गया था, तो अब तो कोई भी डोमेस्टिक कंपनी ये बेनिफिट ले सकती है, एनी डोमेस्टिक कंपनी। बी ए के अंदर एक चीज ध्यान रखना, एनी डोमेस्टिक कंपनी, बट बी ए बी में एनी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन के अंदर जो है वो डोमेस्टिक कंपनी ही बी ए बी में जा सकती है। सर यहाँ पर क्यों जाएंगे सर ये न्यू टैक्स रिजीम के अंदर, क्यों जाएंगे, आपका ये क्वेश्चन होता है ना सर, कोई कंपनी 115 बी ए न्यू टैक्स रिजीम क्यों ऑप्ट करेगी, क्या फायदा है सर। देखो मुझे बताओ कंपनी की टैक्स रेट कितनी है सर, 30% है, ओके, यहां पर इन्होंने बोला है 22%, बताओ जाना चाहोगे, बिल्कुल जाना चाहेंगे। तो दिस इज द डिफरेंस, इन्होंने बोला है कि ओल्ड टैक्स रेट मतलब जनरली आपका जो टैक्स रेट है दैट विल बी 30%, बट अगर आप 115 बी में आते हो तो योर टैक्स रेट विल बी 22%। मतलब एक फायदा दिया, एक फायदा दिया, आपको पता है डिपार्टमेंट एक फायदा देता है तो एक छीन लेता है, एक फायदा छीन लिया, एक फायदा विड्रॉ कर लिया, सर क्या, ठीक है ना, ए के अंदर कॉम्बो, एक फायदा दिया और एक छीन लिया। फिर मैं आपको बी में बताऊंगा इन्होंने एक फायदा आपका क्या छीन लिया, इन्होंने बोला है कि कुछ एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में मिल जाती थी वो न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलेगी। देख लो, फॉलोइंग डिडक्शंस कैन नॉट बी क्लेम्ड, 10AA का बेनिफिट न्यू टैक्स रिजीम में आपको नहीं मिलेगा। मतलब कोई भी कंपनी जो ऐसी जेड के अंदर है, अपन ने देखा था फर्स्ट 5 ईयर 100% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट, नेक्स्ट 5 ईयर 50% ऑफ द एक्सपोर्ट प्रॉफिट, और उसके नेक्स्ट 5 ईयर जो भी आपने उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट के अंदर डिपॉजिट कराया है सब्जेक्ट टू 50% ऑफ द एक्सपोर्ट प्रॉफिट, वो आपको बेनिफिट मिलता था, बट वो नहीं मिलेगा, ठीक है। एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको नहीं मिलेगा, 33AB और 33ABA का फायदा आपको नहीं मिलेगा। कंट्रीब्यूशन टू अदर्स, अगर कोई कंपनी कंट्रीब्यूट कर रही है किसी अदर्स को तो नहीं मिलेगा, खुद के लिए काम कर रही है कोई प्रॉब्लम नहीं, बट कंट्रीब्यूट टू अदर्स तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। स्पेसिफाइड बिजनेस का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट और स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, और साथ में आपको चैप्टर 6 से 80C से 80U का डिडक्शन भी नहीं मिलेगी, एक्सेप्ट 80JJAA, 80LA और 80M।
दैट्स इट। तो एक फायदा दिया और एक फायदा छीन लिया। सर दूसरा और फायदा दिया है आपको। दूसरा क्या फायदा दिया है? जो दूसरा फायदा दिया है, जो दूसरा फायदा इन्होंने दिया है वो है कंपनी के केस में मैट की एप्लीकेबिलिटी होती है। मैट, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। जब इसके बाद में मैं पीजीबीपी कराऊंगा और पीजीबीपी के साथ में मैं मैट भी कराऊंगा, तो रिवीजन सीरीज जो है पीबीआर, प्री बैच रिवीजन के अंदर आप मेरे साथ जो पहला जो सीक्वेंस है वो है फंडामेंटल्स, दूसरा है पीजीबीपी। मैं ऑलवेज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको तैयार करता हूँ कि एग्जाम में आपकी एकदम मजबूत पकड़ हो जाए। फंडामेंटल क्लियर होने के साथ साथ आपके एग्जाम में इतनी अच्छी ग्रिप हो कि आपको एक बार भी ऐसा ना लगे कि सर एग्जाम का पेपर भारी है हमारे लिए। सो मैं आपको मैट कराऊंगा पीबीआर सीरीज के अंदर। पीजीबीपी के बाद में मैं आपको मैट कराऊंगा। पीबीआर से कंफ्यूज मत हो जाना, पीबीआर प्री बैच रिवीजन, ठीक है। सो देखो यहां पर फायदा क्या दिया है इन्होंने कि मैट जो आपके कंपनी पर एप्लीकेबल होता है, कंपनी पे ऑलवेज एप्लीकेबल होता है, ऑलवेज आपको इतना तो टैक्स देना ही पड़ेगा। मैट क्या बोलता है, भैया तुम्हारा नॉर्मल टैक्स कम बन रहा है। मान लो कंपनी का नॉर्मल टैक्स बन रहा है 2 लाख रुपए, सॉरी बन ही नहीं रहा है, कंपनी का नॉर्मल टैक्स, कंपनी को प्रॉफिट है ही नहीं, लॉस हुआ, तो कंपनी का टैक्स क्या बनेगा? सर जब लॉस है तो टैक्स बनेगा ही नहीं, है ना, यही होता है। लेकिन मैट लग जाता है, मैट बोलता है नहीं भैया इतना अमाउंट तो तुम्हें देना पड़ेगा। मान लो ये अमाउंट आता है 10 लाख रुपए, मैट की अलग कैलकुलेशन में बताऊंगा। मान लो आपका 10 लाख रुपए आता है, सर आपको 1 रुपया टैक्स बनना नहीं था, तुम्हें 10 लाख रुपए देना पड़ रहा है, दैट इज एप्लीकेबिलिटी ऑफ मैट। वो मैट एप्लीकेबल नहीं होगा अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जाते हो। तो एक फायदा दिया आपको, बट एक फायदा देते हैं तो एक छीन लेते हैं, आपको पता है। दूसरा जो फायदा छीन लिया, फायदा विड्रॉ किया, वो क्या है? सरचार्ज के केस में आपने देखा था 1 करोड़ के ऊपर जाने के बाद सरचार्ज लगता है 7% और 10 करोड़ के ऊपर जाता है तो 12%। इन्होंने बोल दिया ऑलवेज एट द रेट ऑफ 10% आपको सरचार्ज देना पड़ेगा। जहां एक लिमिट थी उन्होंने लिमिट हटा दी। सो आई होप दिस इज क्लियर। सो दीज आर द, बस ये अगर ये आपको समझ में आ गया, ए और बी, ए कॉम्बो बी कॉम्बो। ए में क्या है, एक फायदा दिया एक छीन लिया, बी में क्या है, एक फायदा दिया एक छीन लिया, दैट्स इट, कंप्लीट। अब देखो आप यहां पर इन्होंने क्या बोला है, टैक्स रेट्स 115 बीए की जो इनकम है उस पर 22% लगेगा। अब स्पेशल इनकम है उस पर तो स्पेशल रेट लगेगी। अदर इनकम, स्पेशल इनकम है वो स्पेशल रेट से लगेगा, अदर इनकम है वो 22% से लग जाएगा। यहां पर देखो ऑलवेज सरचार्ज लगेगा 10% इररिस्पेक्टिव ऑफ टोटल इनकम आपका कितना है, ठीक है। मैट के प्रोविजन आप पे एप्लीकेबल नहीं होंगे, मैट का क्रेडिट भी लैप्स हो जाएगा। आप ये मत सोचना कि मेरा कोई मैट का क्रेडिट पड़ा है तो उसका यूटिलाइज कर लूँ, नहीं, वो भी लैप्स हो जाएगा। क्या होता है ये हम सब देखेंगे, ठीक है। अगर आपको BAA ऑप्शन ऑप्ट करना है, दिस इज ऑप्शनल, मैंने आपको बताया था ना दिस इज ऑप्शनल। अगर आपको ऑप्ट करना है तो रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट के पहले पहले ऑप्ट कर लो। अगर एक बार आपने ऑप्ट कर लिया तो बाद में आप चेंज नहीं कर सकते, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि सर मेरे पास ये जो बेनिफिट्स हैं इनसे रिलेटेड कोई पुराना बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, उसको यूटिलाइज कर लूँ क्या? नहीं, वो यूटिलाइज नहीं हो पाएगा और ना ही वो सेट ऑफ हो पाएगा, ठीक है। ये कहता है इफ एनी ऑफ द कंडीशन नॉट कंप्लाइड, अगर आपने कोई भी कंडीशन BAA की कंडीशन कंप्लाई नहीं करी, 115 BAA की कंडीशन अगर कंप्लाई नहीं करी, दिस वो उस प्रीवियस ईयर के लिए और सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर के लिए फिर आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है ना। ऑल द प्रोविजन एट सेक्शन 115 BAA आर सेम फॉर द रेजिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी 115 BAD। जब आप 115 BAD देखोगे कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में तो बस वहां हो क्या जाएगा, कंपनी के यहाँ पर कंपनी है, वहां पर कोऑपरेटिव सोसाइटी हो जाएगा, रेजिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है ना। तो कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी को बेनिफिट मिल जाएगा, 22% उसकी रेट्स हो जाएगी, स्पेशल इनकम पर स्पेशल रेट्स लगेगी, दैट्स इट, सिंपल, ऑल प्रोविजंस आर सेम। तो 115 BAD आपका वो भी क्लोज हो चुका है, ठीक है। चलो वो भी बता ही देता हूँ। ये रहा BAD, रेजिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी अदर देन जो BAE में है। BAE में कौन सी आती है? कोऑपरेटिव सोसाइटी जो मैन्युफैक्चरिंग में है, ठीक है। ये देखो 22% स्पेशल रेट, ये आ गया, सारा सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, ठीक है, सब कुछ सेम है। चलो अब आते हैं 115 BAB। BAB एक चीज ध्यान रखना, देखो ये जो न्यू टैक्स रिजीम का ऑप्शन है ऑलवेज डोमेस्टिक है। BAA था एनी के लिए, BAB है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ठीक है। BAA 115 BAA और BAB, ये है एनी और ये है मैन्युफैक्चरिंग, है तो ये डोमेस्टिक के लिए, दोनों ही डोमेस्टिक के लिए, ठीक है ना, डोमेस्टिक में एनी और मैन्युफैक्चरिंग।
तो BAB का क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो सेटअप एंड कमेंस बिटवीन 1/10/2019 से 31/3/2024, जो इस ड्यूरेशन के बीच में अगर सेटअप और कमेंस हुई है, जो इस ड्यूरेशन के अंदर सेटअप और कमेंस हुई है, सिर्फ और सिर्फ उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को ही ये फायदा दिया जाएगा। अब इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है, देखो यार सर फायदा क्या है सर, सेम जैसे मैंने आपको बताया था ना, A और B, एक फायदा दिया, एक विड्रॉ कर लिया, ठीक है ना, B का कॉम्बो, फायदा दिया और फायदा लिया, फायदा विड्रॉ, ठीक है। सेम इसमें भी आप देखोगे, एक फायदा दिया, एक ले लिया, फायदा दिया और फायदा विड्रॉ, बस इस तरीके से पढ़ लो, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। क्या फायदा दिया सर, कंपनी के केस में टैक्स रेट्स कितनी होती है, कंपनी के केस में टैक्स रेट 30 होती है, बट यहां पर कितनी हो जाएगी आपकी 15%, यहां पर इन्होंने क्या कर दी है 15%, ठीक है। यहां एक फायदा दिया, जहां पर आपकी कंपनी की केस टैक्स रेट हो रही थी 30%, वो हो जाएगी आपके लिए 15%, तो ये एक बड़ा फायदा है, राइट। इवन आप 115 BAA के अंदर जाते हो तो वहां 22% है, बट यहां पर तो और कम कर दिया, 15% कर दिया, ठीक है ना। क्या फायदा विड्रॉ कर दिया, सेम जो आपने 115 BAA के अंदर पढ़ा था ना, एक एग्जेम्पशन और डिडक्शन वाला, कि वो एग्जेम्पशन और डिडक्शन आपकी विड्रॉ कर ली गई, तो यहां पर भी उन्होंने वो एग्जेम्पशन और डिडक्शन यहां पर विड्रॉ कर ली गई है, ये रही सारी, ठीक है। फिर दूसरा क्या फायदा दिया, सेम जो वहां देखा था, सेम 115 BAA के अंदर अपन ने क्या देखा था सर, मैट एप्लीकेबल नहीं होगा, नॉट एप्लीकेबल, वो यहां पर भी मैट एप्लीकेबल नहीं होगा, सरचार्ज ऑलवेज एट द रेट ऑफ 10%, तो यहां पर आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो चुकी है। चलो अब फटाफट से देख लो, टैक्स रेट्स में इन्होंने क्या बोला है कि 115 BAB की जो इनकम होगी, यहां पर एक चीज ध्यान रखना, 115 BAB मतलब मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की जो इनकम होगी, मैन्युफैक्चरिंग और पावर जनरेशन, ठीक है ना, पावर जनरेशन को भी मैन्युफैक्चरिंग माना गया है, तो वहां पर आपका जो टैक्स रेट है दैट विल बी 15%, और एक STCG ऑन डेप्रिशिएबल एसेट्स, वहां पर भी आपका टैक्स रेट 15% होगा। सर इसके अलावा अगर कोई इनकम है, सर यहां हमने क्या देखा था, STCG ऑन द डेप्रिशिएबल एसेट्स, ऑन ट्रांसफर ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट्स, अगर मान लो सर STCG ऑन नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स हो तो सर वो 22% से टैक्सेबल होगा, और अदर कोई इनकम हो तो सर वो भी 22% से टैक्सेबल होगी, बट अदर इनकम के केस में इन्होंने बोल दिया है ग्रॉस बेसिस पे टैक्सेबल होगा, कोई खर्चे का अलाउ आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, कोई भी खर्चे का बेनिफिट आपको यहां पर नहीं दिया जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। स्पेशल इनकम ऑलवेज स्पेशल रेट्स के अकॉर्डिंग टैक्सेबल होगी। अब ये जो पॉइंट इन्होंने यहां बोला है, एक्सेस इनकम आइडेंटिफाइड बाय द एओ, एक्सेस इनकम आइडेंटिफाइड बाय एओ। अब देखो अगर आप 115 BAB के अंदर एलिजिबल हो तो आप क्या कोशिश करोगे, मान लो आपकी 2 यूनिट है, यूनिट ए यूनिट बी, इसे समझाता हूं यहां पर, दिस इज यूनिट ए जो 115 BAB में एलिजिबल है, और दिस इज यूनिट बी, और आप ही हो मालिक, मालिक एक ही है, वैसे तो सबका मालिक एक ही है, ठीक है ना, बट यहां पर कंपनी के मालिक की बात कर रहा हूं, मान लो मुकेश भाई, ठीक है ना। अब ये जो यूनिट ए है और एक यूनिट बी, यहां पर 115 BAB नॉट एप्लीकेबल, बिकॉज हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग ना हो, ठीक है ना, ये नॉट एप्लीकेबल। अब मुकेश भाई क्या करते हैं, या वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहे हो, अभी मैं बताऊंगा BAB के क्राइटेरियाज हैं, मान लो ये फुलफिल नहीं कर पा रहा है, बोथ आर इन द मैन्युफैक्चरिंग, बट इस पे बेनिफिट मिल रहा है, इस पे नहीं मिल रहा है। चलो अब मुकेश भाई जुगाड़ क्या करते हैं, यहां इनकम 100 करोड़ दिखाएं, इससे बढ़िया इस इनकम को अपन इधर दिखा दें, क्यों सर साहब, यहां आप पे टैक्स लगेगा एट द रेट ऑफ 30%, इस 100 करोड़ पे 30%, यहां इस 100 करोड़ का जो प्रॉफिट निकलेगा उस पे लगेगा 15%, तो मुकेश भाई जुगाड़ करेंगे, यस और नो। तो अगर जुगाड़ किया और एओ को ये जुगाड़ आइडेंटिफाइड हो गया, एक्सेस मनी आइडेंटिफाइड बाय एओ, अगर एक्सेस मनी आइडेंटिफाइड हो गई एओ को, तो वो क्या करेगा, आजा भैया तेरा जुगाड़ नहीं चलेगा, 30% लगाऊंगा इधर भी, समझ आया। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ 115 BAB का टैक्स रेट्स, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, मैट बता दिया, डिडक्शंस बता दिया है, और अगर आपको ये ऑप्शनल है, रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट के पहले पहले ऑप्ट करना पड़ेगा, और आप अपना कोई भी लॉस, पुराना लॉस अगर आप चाहो कैरी फॉरवर्ड करना, वो नहीं हो सकता, राइट। सारी की सारी और सारी की सारी चीजें सेम है। अब नोट 5 से हम यहाँ पे पढ़ना शुरू करते हैं, स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशन फॉर BAB। 4 तक तो सब सेम है, 4 तक तो सब सेम है, नहीं भी पढ़ोगे तो भी ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। चलो अब आता है नोट 5। नोट 5 क्या बोलता है, बिजनेस शुड नॉट बी फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन।
ये बोलता है सर आपने पुराने बिजनेस को जोड़ मरोड़ के मत बना देना, ये प्योरली नया बिजनेस होना चाहिए, प्योरली नया बिजनेस होना चाहिए। बिजनेस शुड नॉट बी फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द एग्जिस्टिंग बिजनेस, ठीक है ना, जोड़ तोड़ मरोड़ के मत बना देना। कंपनी डज नॉट यूज ओनली बिल्डिंग, और कंपनी डज नॉट यूज ओनली बिल्डिंग प्रीवियसली यूज्ड एज ए होटल ऑन ए कन्वेंशन सेंटर, ठीक है ना। पहला जोड़ मरोड़ के मत बना देना, और पहले अगर आप उसे होटल एज ए कन्वेंशन सेंटर यूज कर रहे हो उसको यूज मत कर लेना। फिर ये कहता है कि जो नई मशीनरी खरीद रहे हो उस बिजनेस के लिए, इट शुड बी न्यू, जो प्लांट एंड मशीनरी खरीद रहे हो इट शुड बी न्यू, बट अगर आपकी 20% ऑफ टोटल प्लांट एंड मशीनरी कैन बी सेकेंड हैंड, वो हो सकती है इंपोर्ट कर रहे हो, चाहे वो सेकेंड हैंड, उसे न्यू माना जाएगा, ठीक है। फिर उन्होंने क्या बोला है कि कंपनी का जो बिजनेस है ना, बिजनेस वो मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन होना चाहिए। सर मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन की कैटेगरी क्या है? देखो ये बोलता है कंपनी का बिजनेस होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन, भले ही आप दूसरी एक्टिविटी कर रहे हो रिलेटेड टू दैट मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन चलेगा। तो इन्होंने क्या बोला है कि मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल और थिंग और रिसर्च रिलेटिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सच आर्टिकल और थिंग मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस्ड बाय इट। भाई मेरा मैन्युफैक्चरिंग का काम है, मैं कैल्सी बनाता हूँ, कैल्सी, अब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, इसके रिसर्च के लिए कोई काम करूंगा तो काम करना बुरा थोड़ी है, उस पर भी मेरे को बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने बोला है सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग, और मैन्युफैक्चरिंग में इन्होंने इंक्लूड किया है पावर जनरेशन को भी इन्होंने इंक्लूड किया है, उस पर भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा। बट इन्होंने यहाँ बोल दिया है बॉटलिंग ऑफ गैस इनटू सिलेंडर। आप क्या करते हो? गैस को सिलेंडर में डालते हो, और नहीं मेरा तो प्लांट है बॉटलिंग करने का, भैया दैट इज नॉट मैन्युफैक्चरिंग, राइट। ये तो आप सिर्फ इधर से उधर शफल कर रहे हो। मार्बल के ब्लॉक्स को कट कर रहे हो, नो। प्रिंटिंग बुक्स, नो। प्रोडक्शन ऑफ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म, मतलब मूवीज वगैरह शूट कर रहे हो, नहीं, वो भी नहीं आएगा। कन्वर्जन ऑफ मार्बल ब्लॉक और सिमिलर ब्लॉक इनटू स्लैब्स, वो भी आपका प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग नहीं कहलाएगा। डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, माइनिंग और एनी अदर नोटिफाइड बिजनेस, दिस विल नॉट बी ट्रीटेड एज प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। यहां इन्होंने बोला है कि पावर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस शैल बी ट्रीटेड एज द मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, ठीक है। चलो फिर इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है, वो एक्सेस मनी का मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। अगर एक्सेस मनी है तो वो एट द रेट ऑफ 30% आपका टैक्सेबल हो जाएगा, इवन दो यू आर 15% की रेट में, बट ये जुगाड़ वाला है इसलिए 30% पे टैक्स करेंगे इसको, ठीक है। इन्होंने बोला है कि अगर मान लो कोई भी ट्रांजेक्शन 20 करोड़ से ज्यादा है तो वो स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन माना जाएगा और उस पर ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएंगे। अपकमिंग मेरी जो सीरीज है पीबीआर की, जो मेरी सीरीज है पीबीआर की सीरीज में मान के चलो चौथा या पांचवा जो सेशन आएगा वो दिस इज रिलेटेड टू टीपी, वहां पर मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा अबाउट द स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस, राइट। सो इफ अबाउ कंडीशंस आर नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है, अगर मान लो आपने कुछ जो कंडीशंस है वो सेटिस्फाइड नहीं करी है तो उस केस में क्या होगा, आपका 115 बीएबी का विड्रॉ बेनिफिट विड्रॉ कर लिया जाएगा उस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर के लिए और आगे आने वाले प्रीवियस ईयर्स के लिए, ठीक है। चलो ये ऑलरेडी अपन ने पढ़ लिया है, ये नोट 10 डिडक्ट कट कर दो यहाँ से, और यहाँ पर मैंने आपको सेम बताया है बीएबी सेम हो जाएगा कोऑपरेटिव सोसाइटी बीएई के केस में, अगर आप देखना चाहो तो देख लो, एग्जैक्ट सेम है, एग्जैक्ट सेम, ठीक है। सिर्फ वहां कोऑपरेटिव है और यहाँ पर वहां पर कंपनी है, यहाँ पर कोऑपरेटिव है, एग्जैक्ट सेम है, ठीक है। यहाँ पर डेट ध्यान रखना बस 1/4/2023 से 31/3/2024, ओके। दिस इज द फाइनेंस एक्ट 2023 का अमेंडमेंट, बस क्लियरिटी होनी चाहिए, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें यहाँ पर सेम है। चलो अब मैं आपको स्पेशल इनकम्स के बारे में बता देता हूँ कि क्या क्या स्पेशल इनकम है और उसकी स्पेशल रेट्स क्या क्या होती है, ठीक है। डिटेल में आप मेरे रेगुलर बैच के अंदर ज्वाइन करो, डिटेल में हर एक चीज़ को एनालाइज करोगे, हर एक चीज़ को समझोगे, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन पर सारी डिटेल्स दी है मैंने अबाउट द रेगुलर बैच जो मई 24 के लिए है, वो हम अराउंड 20 या 21 से शुरू कर रहे हैं। आज मैं मोस्ट प्रोबेबली उसका अनाउंसमेंट इशू कर दूंगा, लॉन्च कर दूंगा, ठीक है। और ये बुक्स इसी तरीके से आपको बुक्स मिलने वाली है, ठीक है, एंजॉय करोगे। और इस बुक के साथ में आपके साथ होने क्या वाला है, आपको एक मैं समराइज नोट्स भी प्रिपेयर करवाऊंगा अपने साथ में। मैं तुम्हें बोल दूं ना कि तुम नोट्स प्रिपेयर करो, मुझे पता है तुम नहीं प्रिपेयर करोगे, मैं करूँगा अपने साथ में, बट अदर देन उसे आप 150 आवर्स के अलावा काउंट करना। 150 आवर्स में तो हम प्योरली फंडामेंटल मजबूत करेंगे, सारे क्वेश्चन आंसर करेंगे, केस लॉस करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे, सो 100% कवरेज विल बी देयर, ठीक है ना, और कॉन्फिडेंस। और फिर जो मैं आपके साथ एक सेशन लूंगा जहां पर मैं आपको नोट्स प्रिपेयर करवाऊंगा, दैट नोट्स विल बी इन 120 पेजेस, पूरी डिटेल हम 120 पेजेस के अंदर लेके आ जाएंगे और क्वेश्चन एंड आंसर को 180 पेजेस के अंदर कंबाइन कर लेंगे। सो लास्ट टाइम में आपको सिर्फ और सिर्फ 300 पेजेस देखने हैं, दैट्स इट, खत्म, उससे ज्यादा कुछ नहीं देखना है। चलो
अच्छा, जो मेरे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो स्टडी अलॉन्ग बैच लिया है, मैं उनसे नोट्स प्रिपेयर करवा रहा हूँ मेरे साथ में, मैं खुद बना रहा हूँ और उनको भी बनवा रहा हूँ। आप उनसे एक्सपीरियंस पूछ सकते हैं कैसा रहा है। चलो, अब देखो स्पेशल टैक्स रेट्स के केस में मैं बता देता हूँ पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने हैं। डिडक्शन जो आपको मिलती है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। कभी भी आपको जो एटीसी से एटीयू का डिडक्शन है वो स्पेशल इनकम और कैजुअल इनकम पे नहीं मिलता है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको नॉर्मल इनकम पे मिलता है। और अगर आपका नॉर्मल इनकम बेसिक एग्रीमेंट लिमिट से कम है तो आप उसे स्पेशल इनकम से सेट ऑफ कर सकते हो, बट स्पेशल इनकम में सिर्फ और सिर्फ 111 है, 112 है, 112, उसके अलावा किसी भी स्पेशल इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते। ये जो मैं भी आपको रेट्स बताने वाला हूँ, दीज आर द स्पेशल रेट्स। 115 बीबी, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल, गेम शो, हमने देखा था ना कैजुअल इनकम, दिस इज द कैजुअल इनकम। ठीक है, यहाँ पर 30% टैक्स इंपोज किया जाता है। 115 बीबीजे, एक्चुअली ऑनलाइन गेमिंग इस बार फाइनेंस एक्ट 2023 से ऑनलाइन गेमिंग को भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, तो ऑनलाइन गेमिंग के केस में 30% आपका टैक्स इंपोज होगा। ठीक है, पहले ही 115 बीबी में कवर होता था, बट अब बीबीजे में आएगा ये। बीबीए, टैक्स ऑन द नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्समैन स्पोर्ट्स एसोसिएशन, वहां पर 20% टैक्स इंपोज किया जाता है। जब मैं नॉन रेजिडेंट कराऊंगा वहां पर आप देखोगे बीबीए का प्रोविजन डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। 115 बीबीई, बीबीई क्या होता है कि अगर आपके पास कुछ डीम्ड इनकम आइडेंटिफाइड होती है, मतलब आपने डिपार्टमेंट को डिस्क्लोज नहीं किया, जैसे ये 68 से लेके 69 डी, कैश क्रेडिट, अगर आपने कोई कैश क्रेडिट कोई उधार पे पैसा लिया हुआ है बट आप उसे बता नहीं पा रहे हो, दैट इज कैश क्रेडिट है, राइट। तो उस केस में वो आपके लिए क्या हो जाएगा, डीम्ड इनकम माना जाएगा। डीम्ड इनकम मानते ही उस पर 78% टैक्स इंपोज किया जाएगा। 60%, 25% सरचार्ज ऑलवेज और 4% सेस। ठीक है, तो 68% आपका कैश क्रेडिट हो गया। 69% अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, मतलब आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट है बट आप उसे उसका सोर्स एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, दैट इज अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट। मान लो मेरे पास 2 किलो गोल्ड पड़ा है 1 करोड़ रुपए का, मैं उसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ 1 करोड़ कहाँ से आया, दैट इज अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट। फिर आता है अनएक्सप्लेन्ड मनी, मेरे पास पैसा पड़ा है बट मैं उसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ कहाँ से आया। ठीक है, फिर आता है अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट नॉट फुली डिस्क्लोज, सर मेरे पास असेट्स है, गोल्ड पड़ा है, मैंने डिस्क्लोज भी किया बट 10 लाख का गोल्ड मैंने 1 लाख ही दिखाया, तो 9 लाख रुपए कम दिखाया। ठीक है ना, तो उसका सोर्स नहीं बता पा रहा हूँ, करेक्ट। और अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंसेस, कोई ऐसे खर्चे किए हों जिसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, या अमाउंट बोरोड और रिपेड ऑन हुंडी, अगर आप कोई अमाउंट हुंडी या पे बोरो कर रहे हो या रीपे कर रहे हो तो ये आपके लिए क्या माना जाएगा, डीम्ड इनकम माना जाएगा, और इस डीम्ड इनकम पे 78% टैक्स इंपोज होता है, ध्यान रखना। फिर आता है 115 बीबीएफ, दिस इज ऑल्सो अगर आपको रॉयल्टी इनकम, पेटेंट पे अगर आपको कोई भी रॉयल्टी इनकम होती है तो एट द रेट ऑफ 10% आपके लिए वो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, बट इसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, डिटेल में डिस्कस करेंगे। इन रेगुलर बैच के 75% एक्सपेंडिचर शुड बी इंकर्ड इन इंडिया, पेटेंट आपके नाम पे रजिस्टर्ड होना चाहिए, इंडिया में होना चाहिए, कई सारी चीजें हैं वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर आता है 115 बीबीजी, ये हम डिस्कस करेंगे कार्बन क्रेडिट, पीजीबीपी में जब हम आएंगे वहां पर भी हम एक बार इसे डिस्कस करेंगे। कार्बन क्रेडिट के केस में क्या होता है कि अगर आपने कार्बन क्रेडिट सेल किया उससे आपको कोई भी इनकम होती है तो आपको ग्रॉस बेसिस पे, अच्छा ये सारी इनकम जो है ना, ऑल आर टैक्सेबल ऑन द बेसिस ऑफ ग्रॉस बेसिस पे टैक्सेबल होती है, खर्चों का कोई भी बेनिफिट यहाँ पर आपको नहीं मिलता है। ठीक है, फिर आता है बीबीएच, बीबीएच है वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, अभी हम डिस्कस करेंगे इसे सेपरेटली इन रेगुलर बैच। 112 एक कैपिटल गेन है, वहां पर सेपरेटली डिस्कस किया जाएगा। 115 बीबीसी और बीबीआई इसे ट्रस्ट एक चैप्टर है, वहां पर हम इसे सेपरेटली डिस्कस करेंगे। ठीक है, बीबीएच में मैं आपको बता देता हूं कि एट द रेट ऑफ 30% जो भी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स अगर आप सेल करते हो उस पर आपको जो भी इनकम होती है उस पर 30% आपको बेनिफिट मिलता है। एक चीज ध्यान रखना, कोई खर्चों का बेनिफिट आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ जो परचेज किया है आपने वर्चुअल डिजिटल एसेट्स वो परचेज कॉस्ट यहाँ पर लेस होती है, उसके अलावा आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है। विल डिस्कस इन रेगुलर बैच सेपरेटली। चलो, कैसा लगा आपको ये पीबीआर सीरीज का पहला पार्ट, फंडामेंटल्स ऑफ टैक्स। ठीक है, सो अब मैं आपको बता देता हूं कि हमारा सफर जो शुरू होने वाला है, हमारा सफर हर वीक मेरी तरफ से आपको एक सेशन मिल जाएगा, पीबीआर सीरीज पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। और होगा क्या, वो सेशन जब आप पढ़ने वाले होंगे मेरे साथ में तो आप उससे पहले रिवाइज करके आइएगा, ताकि फंडामेंटल आपके इतने मजबूत हो जाएंगे कि आप मेरे साथ एंजॉय करोगे। और 150 घंटों का जो सफर है वो एक ऐसा एंजॉयमेंट के साथ निकलने वाला है कि मजा आएगा आपको। और आप बोलोगे सर डीटी का जो खौफ हुआ करता था, सराउंडिंग दुनिया बोलती है कि सर डीटी इज सबसे टफ, आप बोलोगे सर डीटी इज सबसे इजी, राइट। और अब आपको मैं अपने बारे में बता देता हूं, क्योंकि मैंने शुरुआत में अपने बारे में नहीं बताया, अब मैं कुछ थोड़ा बहुत अपने बारे में बता देता हूं। आई एम भरत रूनीवाल, CACS ICW, मैंने 52nd रैंक मिला था मुझे CMF फाइनल के अंदर, 2010 में मैंने कंप्लीट कर लिया था, मैंने तीनों डिग्री 2010 में क्वालिफाई कर ली थी। और
2010 में मैं आर्टिकलशिप करता था मालपानी एंड एसोसिएट्स। जब मेरा सीए इंटर कंप्लीट हुआ था तो मैंने आर्टिकलशिप ज्वाइन करी मालपानी एंड एसोसिएट्स। मैंने वहाँ पर रिलायंस का ऑडिट किया था। आई वॉज दी लीड 3 टाइम्स आउट ऑफ 5 टाइम्स। एक्चुअली 5 बार मैं जामनगर गया था। वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट रिफाइनरी है रिलायंस जामनगर वाली। 3 बार मैंने वहाँ लीड किया है। और उसके अलावा मैंने ड्यूरिंग आर्टिकलशिप और माई जीटी का एक्सपीरियंस था आफ्टर क्वालिफिकेशन। ग्रैंड थॉर्टन कम्स अंडर बिग 5 ऑडिटिंग कंसल्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो जीटी के अंदर जब मैं था तो पीवीआर, ग्रीव्स, ऐसे कई सारे बड़े बड़े लिस्टेड क्लाइंट्स हमने हैंडल किए थे। आईसीआईसीआई, प्रू, राइट। और फिर 1 या 1.5 साल की जर्नी मेरी जीटी के साथ रही है। फिर मैं फॉर्च्यून 500 पिटनी बाउस के अंदर ज्वाइन हो गया था। पिटनी बाउस में मैंने अराउंड 12 ईयर्स का एक्सपीरियंस मेरा रहा है। और मैं इनडायरेक्ट टैक्सेशन, इंटरनेशनल टैक्सेशन प्लस होल अकाउंट्स में मैनेज करता था। बट मेरा मेन फोर्टे एरिया था इंटरनेशनल टैक्सेशन, बिकॉज फॉर्च्यून 500 पिटनी बाउस जो थी दैट इज एमएनसी, है ना, यूएस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन थी। तो यूएस की यहाँ पर सब्सिडरी थी। तो हमारी ट्रांसफर प्राइसिंग, हमारा जो भी रिलेशन ट्रांजेक्शंस होते थे उस पर ट्रांसफर प्राइसिंग एप्लीकेबल होता था। तो मैं ही सारी चीज़ें हैंडल करता था, डिपार्टमेंट को सबमिट करता था। तो डिपार्टमेंट से रेगुलर मेरा इंटरेक्शन रहता था। इवन डायरेक्ट टैक्स और इंटरनेशनल टैक्सेशन डिपार्टमेंट से तो ऐसा संबंध था, मतलब कि रोज का आना जाना। तो आप समझोगे, जब मेरे साथ आप पढ़ोगे ना तो यू विल फील द डिफरेंस, क्योंकि मैं उनकी सोच से पढ़ाता हूँ। डिपार्टमेंट की चीज जो सोच होती है ना, उस सोच को पकड़ता हूँ और सोच को प्रोविजन में लेके आता हूँ, ताकि तुम्हें ये चीजें रटने की जरूरत ना पड़े। सो यू विल फील, आप अगर आपको विश्वास ना हो रहा हो तो मेरे कोई रिविजन सेशन है या मेरे कई मैराथन है वो देख लो, ताकि यू विल फील कंफर्ट कि सर जिस ट्रेनर के साथ हमें है ना, दैट इज मतलब मोर देन एक बियॉन्ड द वन लेवल है। आज तक आपने जो जहां जिन भी ट्रेनर्स को देखा होगा उससे एक लेवल अप। मैं अपने आप की बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ यार, मैं आपको एक विश्वास दिला रहा हूँ। मैं बढ़ाई तो कभी करता ही नहीं, बहुत देसी आदमी हूँ, गाँव का आदमी हूँ मैं। बट आपको एक विश्वास दिला रहा हूँ कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप जिन हाथों में रहोगे ना, सेफ रहोगे। मैं आपको बता देता हूँ ट्रेनर का रोल, आपकी जिंदगी में ट्रेनर का रोल कितना है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, मैं हमेशा बोलता हूँ, आपके नोट्स का रोल होता है 30 से 35%। आपके ट्रेनर का रोल होता है इक्विवेलेंट 30 से 35%। और ये दोनों रोल मैं आपके साथ अदा करने वाला हूं। क्यों? क्योंकि नोट्स मैं आपसे प्रिपेयर करवा रहा हूं और ट्रेनर आपका मैं हूं, है ना। तो आपका 70% जो एरिया है, मतलब पास होने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, पहला आपके नोट्स आपके हाथ में होने चाहिए, आपका ट्रेनर अच्छा होना चाहिए, और तीसरा जो चीज होती है दैट इज रिवीजन, कांस्टेंट रिवीजन और कंटिन्यूटी। इसका रोल होता है आपका, मान के चलो 20 से 25%। और लक फैक्टर जो होता है वो होता है 5 से 10%। तो आप मेरे साथ ये 70% कंप्लीट करोगे, फिर आपको लगता है मैं आपका ये पार्ट कंप्लीट होने नहीं दूंगा, हो नहीं सकता, ठीक है ना, हो नहीं सकता। मैं रिकॉल ना कराऊं, हो नहीं सकता। आप रिकॉल ना करो, ये मैं होने नहीं दूंगा। तो ये पोर्शन भी मैं आपका कवर कर लूंगा। तो आप समझो कि मैं शिद्दत के साथ आपका 90 to 95% आपका पोर्शन कंप्लीट कराऊंगा। पोर्शन कंप्लीट मतलब आपकी कमांड जो एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट होती है। फिर 5 और 10% वाला तो हमेशा ऊपर वाले के हाथ में छोड़ देना चाहिए, उसकी जो इच्छा होगी। बट अगर हमारी शिद्दत अच्छी है, हमारी मेहनत अच्छी है, तो ऊपर वाला हमारे साथ जरूर खड़ा होता है। सो दिस इज द ब्रीफ अबाउट माई अपकमिंग बैच। मैं जल्द ही अनाउंस करने वाला हूं कि 20 या 21 कौन सी डेट है जब हम लेकर आ रहे हैं सीए फाइनल मई 24 का पहला बैच, हिंदुस्तान में सबसे पहले। थैंक यू।